Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia. भाई एनईडी यूनिवर्सिटी की सीट डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस हो चुकी है 2026 की, यानी कि भाई किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर किस बोर्ड की कितनी सीट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने आप तमाम लोगों को कल की वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था और वो खबर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही निकली कि एनईडी यूनिवर्सिटी के आपके पास जो एडमिशन अनाउंस होंगे वो 30 मार्च से यानी कि बरोज़ इतवार वाले दिन आज के दिन से आगाज़ हो रहे थे और वो हमारे पास अब एडवर्टीजमेंट भी फाइनली एनईडी की वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर दी थी। अब अगर आप एनईडी की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी दिख जाएगी माशाल्लाह से। भाई एनईडी वालों ने इस एडवर्टाइजमेंट को अनाउंस कर दिया है। इससे खास बात क्या है कि इससे हमारे पास चीजें अब कंफर्म होने के ऊपर जा रही हैं, यानी कि भाई इस साल जो एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास एडमिशन का नोटिस है वो आ चुका है। एडमिशन का नोटिस क्या आया है कि भैया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन, सिविल स्पेशलाइजेशन इन अर्बन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल्स, मैकेनिकल इन ऑटोमोटिव, मेटलर्जिकल, पेट्रोलियम, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल। जबकि बैचलर ऑफ साइंस बीएस के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, हमारे पास ऑफर हो रहे हैं कंप्यूटेशनल फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड एनिमेशन टू बी एलोकेटेड ऑन द सेकंड ईयर ऑन मेरिट। इसका मतलब क्या है, मैं अक्सर बच्चों को बात बताता हूं, काफी सारे बच्चे जो है ना इस बात में परेशान रहते हैं कि सर साइबर सिक्योरिटी की अलग से सीट्स क्यों नहीं है एनईडी के अंदर। आपके जहन में भी ये क्वेश्चन होगा। सर डेटा साइंस की, देखो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस सीट डिस्ट्रीब्यूशन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एनईडी के अंदर साइबर सिक्योरिटी हो गई, डेटा साइंस हो गई, गेमिंग एंड एनिमेशन हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वो आपको मिलती है बीएससीआईटी के अंदर, यानी कि जिसका नाम है बीसीआईटी। तो भाई बीसीआईटी के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो उसी के अंदर आपको फिर पढ़ाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर फर्स्ट ईयर एग्जाम, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको फिर ऑप्शन मिलता है कि भाई आपने देन अपनी स्पेशलाइजेशन किस में करनी है। तो वो बच्चे जो एआई में जाना चाहते हैं, गेमिंग एंड एनिमेशन में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, फिर डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, वो एनईडी की बीसीआईटी में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस उनको पढ़ाई जाती है जो बेसिक्स होती है सीएस की, और फिर जब फर्स्ट ईयर की सीजीपीए आती है तो लेट्स सपोज एक बच्चा जिसकी सीजीपीए 4 आउट ऑफ 4 आई है, एक बच्चा जिसकी सीजीपीए 4 में से 3.5 आई है, तो जिसकी हाईएस्ट सीजीपीए आएगी ना उसको चारों ऑप्शन मिलेंगे कि भाई तुमने एआई में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, गेमिंग एंड एनिमेशन में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है। तो फिर आप सेलेक्ट करते हो कि आपने कौन सी फील्ड को सेलेक्ट करना है। सही है ना। तो एनईडी ऑफर जरूर करता है डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एआई और गेमिंग एनिमेशन, मगर आपको बीसीआईटी में उसके लिए एडमिशन लेना होता है। पहले एनईडी अलग से ऑफर कर रहा था मगर फिर उन्होंने उन तमाम सीट्स को बीसीआईटी में डाल दिया, तभी बीसीआईटी के नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा हैं। सही है ना भैया। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट स्टडीज है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, केमिस्ट्री का प्रोग्राम एनईडी ऑफर कर रहा है, आपके पास फिजिक्स है, टेक्सटाइल साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज है, आर्किटेक्चर है। जबकि थर्ड कैंपस के अंदर जो पहले आपके पास सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस होती थी, अब 2 न्यू प्रोग्राम्स भी आ गए, मैनेजमेंट साइंसेज और बीएस इन इंग्लिश। जबकि सेल्फ फाइनेंस और रिलीजियस माइनॉरिटीज की सीट्स भी पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने रिजर्व करी है इस साल। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एनईडी का टेस्ट होगा जो कि एनईडी के मेन कैंपस में कंडक्ट होगा। याद रखिएगा, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट भी है तो बाहर से बैठ के टेस्ट नहीं दे सकता, उसको पाकिस्तान विजिट करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि बाहर से बैठ के टेस्ट दोगे। अच्छा, अब आप लोगों ने किस तरीके से भैया फॉर्म को फिलअप करना है, उसके लिए 30 तारीख से आपके पर्टिकुलरली फॉर्म का आगाज हो रहा होगा। 30 तारीख का मतलब ये कि बरोज मंडे वाले दिन से आपके पास पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन ओपन होगी। मैं उसको भी समझाऊंगा अपने फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 29 तारीख है, यानी कि 29 मई है। और एनईडी का इस दफा जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है वो 4 से लेकर 7 जून के दरमियान कंडक्ट हो रहा है। ये चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताई थी। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले खबर दे दी थी क्योंकि मेरे पास अंदर से सोर्सेज से पता चल चुका था हमें कि भाई एनईडी का इस साल का टेस्ट आपके पास जो एक्सप्रेस न्यूज की मैंने आपको खबर भी शो करी थी वो 4 से लेके 7 जून के दरमियान कंडक्ट हो रहा होगा। तो भाई अगर आपको एनईडी की तैयारी कवर करनी है, एनईडी के अंदर टेस्ट में वाकई अच्छे नंबर लेने, तो याद रखिएगा एनईडी के टेस्ट के अंदर मेरिट बेतहाशा होता है। लास्ट ईयर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आखिरी बच्चा गया था, आखिरी बच्चा, उसका 87 प्लस का मेरिट था। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आखिरी बच्चा एंटर हुआ था उसका 85-86 का मेरिट था, क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने हमारे बैच से 90 प्लस या 90 से ज्यादा के नंबर लिए थे। भाई बाकी इदारों से भी 3 या 4 बच्चों ने तो 90 प्लस लिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। ये मजाक नहीं कर सकते कि आप टेस्ट में जस्ट पास करके आ जाओ। एनईडी के टेस्ट के पासिंग नंबर 50 होते हैं, मगर अगर आप 50 नंबर लेकर आओगे तो एनईडी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि भैया एनईडी के अंदर पास के फेल का गेम ही नहीं है। आपको जितने अच्छे मैक्सिमम आप टेस्ट के अंदर नंबर लेकर आओगे वो आपके लिए फायदेमंद है। मैक्सिमम का मतलब होता है 99 नंबर, 100 नंबर।
बच्चे लेकर आते हैं। भाई लास्ट ईयर अगर ये 131 बच्चे आप जैसे घरों से बिलोंग करते थे, इनमें से कई आपके कजन होंगे, कई आपके सीनियर्स होंगे, आप इनकी शक्लें देख सकते हो कि भाई 97, 96, 96, 96, 95, 95, 95, 95, 95, 95, यानी कि 11 से ज्यादा बच्चे तो 95 प्लस के हैं या 95 वाले हैं। किसी भी इदारे के पास हद एक या दो होंगे आपके पास, मुश्किल से एक होगा 90 प्लस वाला, और यहां से अल्हम्दुलिल्लाह 11 से ज्यादा सिर्फ 95 प्लस वाले बैठे हैं। क्यों? और आप देख सकते हो भाई ये तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके सीनियर्स होंगे, जाहिर सी बात है, जो आपके कजन्स होंगे, जो आपके बड़े बहन भाई होंगे। तो भाई ये वो तमाम बच्चे हैं जो आपके जैसे घरों से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये 90 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। और रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी के दोनों राउंड्स को आपने देना है। ये ढील मत दीजिएगा अपने आपको कि मैं सिर्फ एक राउंड दूंगा। एनईडी के साल में 2 राउंड्स होंगे। पहला राउंड आपके पास 4 से लेकर 7 जून को आ रहा है और दूसरा राउंड आपके पास जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर होगा, यानी कि जस्ट 15 डेज के बाद, जस्ट 20 डेज के अंदर अंदर। तो भाई आपके पास अभी टाइम है तैयारी करने का। आप पेपर्स के बाद तैयारी को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पेपर्स पहले आ रहा था अप्रैल एंड में होंगे, बट अप्रैल एंड के अंदर अभी तक कोई डेट शीट नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है आपके पेपर जाएंगे अप्रैल एंड मई के स्टार्ट के अंदर। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, फिर बकरा ईद भी आएगी। भैया ईद के ऊपर कुर्बानी के जानवरों के पीछे भागोगे तो बेटा फिर अपनी कुर्बानी का इंतजाम कर लीजिएगा। तो बताने का मकसद ये कि तैयारी का आगाज आपको अभी से करना है ताकि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। उसके लिए आपको तैयारी प्रॉपर करनी है। इसीलिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जहां पे हम एनईडी राउंड 1 के लिए अपनी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे। अच्छा बेटा, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, अब आपके लिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि भाई एनईडी के अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मुराद क्या है। देखो, बिफोर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमें समझना पड़ेगा सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। जैसे कि भाई नस में तो कोई सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, फास्ट में तो कोई नहीं होती है। तो भाई देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी एंड अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, पैसा फेंक तमाशा देख, यानी कि भैया आपको टेस्ट अच्छे नंबरों से क्लियर करना होता है। आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, आपको एडमिशन मिल जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। मगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मसला ये होता है क्योंकि फीसेस कम होती हैं तो मेजॉरिटी बच्चा अप्लाई करता है। यहां पे सिर्फ पैसा फेंकने पे एडमिशन नहीं मिल सकता। यहां पे आपको अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है कि भाई जब आप एनईडी का कल फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप किन किन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वीडियो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने खुद भी देखनी है और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर अप करनी है। अगर आप एनईडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहले नंबर के ऊपर आपका डोमिसाइल कहां का है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि भाई आप खुद कहां से बिलोंग करते हैं, आपके आबा अजदाद कहां से बिलोंग करते हैं। आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, सिंध के किसी भी शहर का हो चलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर आप एनईडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहली चीज जो यहां पे रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डोमिसाइल का होना कंपलसरी है कि भाई आपके पास लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, डोमिसाइल। अब डोमिसाइल के अंदर क्या होता है कि भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि आपके पास सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या चीज का मौजूद होना कंपलसरी है, डोमिसाइल का मौजूद होना बहुत जरूरी है। यानी कि भाई अगर आप एनईडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास डोमिसाइल मौजूद होना चाहिए। अच्छा, अगर डोमिसाइल नहीं भी मौजूद ना तो भाई आपके पास एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कहां का डोमिसाइल बनेगा, आपके वालिदैन का डोमिसाइल कहां का है। जहां पे आपके वालिदैन का डोमिसाइल होगा आपका डोमिसाइल भी वहीं का बनेगा। तो डोमिसाइल बनता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस से। आपके इलाके में जो भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होंगे वहां के ऑफिस से जाके आप वही से बनने दे दीजिए तो फायदेमंद है, नहीं तो आप पेपर्स के बाद जाके दे दीजिएगा। बस अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका डोमिसाइल कहां का है। सिंध के किसी भी शहर का चलेगा, बट अगर ये चीज जहन में रखिएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर कराची के अंदर पैदा हुए हैं या इंटीरियर सिंध में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, मगर डोमिसाइल हुआ कश्मीर का। तो फिर आप एनईडी के अंदर रेगुलर की कैटेगरी के अंदर और सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन नहीं ले सकते। आप सिर्फ स्पॉन्सर पर एडमिशन ले सकते हो जो जिसकी पैसे 11 लाख रुपए होंगे, एडमिशन टेस्ट से पहले सबमिट करवाने होंगे। ये क्या चीज है इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, परेशान मत होइएगा। पहले नंबर के ऊपर क्या मालूम होना चाहिए, आपका डोमिसाइल कहां का है। दूसरे नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका इंटर का बोर्ड क्या है, आपका एफएससी कहां से है, आपका इंटर का बोर्ड क्या है। आपका इंटर कराची मीडिएट बोर्ड से है, आपका इंटर सखर बोर्ड से है, लड़काना बोर्ड से है, शहीद बेनजीराबाद बोर्ड से है, या ए लेवल्स बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हो। आपको ये लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए। तो बिफोर फिलिंग एनईडी यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म या फिर बिफोर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स क्या है, आपको ये 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, डोमिसाइल क्या है और इंटर का आपका बैकग्राउंड क्या है। सही है ना, इंटर आपका किस बोर्ड से हो रहा है, क्योंकि एनईडी के अंदर जो एडमिशन आपको मिलता है वो मिलता है आपके बोर्ड के हिसाब से, डोमिसाइल के हिसाब से एडमिशन नहीं मिलता। कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो गलत गाइड कर रहे होंगे। एनईडी में एडमिशन मिलता है आपको आपके इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के ऊपर, मगर सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अब देखो
क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम का मतलब ये है कि भाई कराची बोर्ड की नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर ए लेवल्स वालों की होती है, उसके बाद फेडरल बोर्ड वालों की होती है, देन फिर इंटीरियर सिंध के जो डिफरेंट बोर्ड्स आ रहे हैं, हैदराबाद बोर्ड हो गया, लाड़काना हो गया, सखर हो गया, शहीद बिन नजीराबाद हो गया, नवाबशाह हो गया, उनकी फिर सीट्स होती हैं। उसके पीछे रीजन है कोटा सिस्टम है। अब आप इस पे बुरा भला कहो, मुझे मत कहिएगा भैया ये सिंध गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अंदर जब कोटा सिस्टम आया तो सबका बिल्कुल है कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर कराची का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। सिमिलरली एनईडी के अंदर इंटीरियर सिंध के बच्चों की नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है, कम होती हैं। अब इसमें अफसोस ही कर सकते हैं हम। अच्छा, तो ये दो चीजें आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर बिफोर स्टार्टिंग दिस डॉक्यूमेंट एक और चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों एनईडी के अंदर 3 तरह के एडमिशन ऑफर होते हैं। अब इसको जरा ध्यान से गौर से समझिएगा। एक एडमिशन ऑफर होते हैं रेगुलर कैटेगरी के, एक एडमिशन होते हैं रेगुलर कैटेगरी के, फिर एक एडमिशन होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ फाइनेंस के, और एक एडमिशन होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर के। एनईडी के अंदर 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस एंड स्पॉन्सर। अच्छा, इसके अलावा भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि भाई अगर आपके वालिदैन एनईडी के अंदर टीचर हैं, उनकी भी कुछ अलग कैटेगरी होती है, उनकी भी सीट्स होती हैं। अगर आपके वालिदैन एनईडी के एम्प्लॉय हैं, उनकी भी सीट्स होती हैं, यानी कि आपके वालिदैन एनईडी की किसी लैब में काम करते हैं, या फिर अगर आपके वालिदैन प्रॉपर इंजीनियर हैं और वो पीईसी सर्टिफाइड इंजीनियर है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, उनकी भी सीट्स होती हैं, मगर अगेन वो माइनर कैटेगरीज हैं। तो एनईडी में 3 मेजर कैटेगरीज आ रही है ना, वो रेगुलर है, सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर है। रेगुलर कैटेगरी का मतलब ये होता है कि भाई आप किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप रेगुलर कैटेगरी भी तो लाजमी तौर पे अप्लाई करोगे। इसका मतलब होता है मेरिट बेस्ड कैटेगरी। इसमें सबसे कम फीस होती है, यानी कि भाई इसके ऊपर सिर्फ जो भी एडमिशन फॉर्म की फीस होगी, जैसे कि इस दफा जो एडमिशन फॉर्म की फीस है फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज है, तो आपने क्या करना होगा, सिंपल आपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना होगा। पहले टेस्ट की जो इंडिविजुअल फीस है 5000 रुपया वो पे करोगे, पे करने के बाद जाओगे जाके एनईडी का टेस्ट दोगे। अल्लाह ताला की दुआ है, हमसे जब तैयारी कर रहे हो शायद ताला उस दफा बहुत अच्छा टेस्ट परफॉर्म करोगे। उसके बाद एनईडी का राउंड नंबर 2 के लिए अगर आप दोबारा टेस्ट दोगे तो दोबारा उसकी जो भी फीस होगी, कम फीस होगी, उसको आप दोगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आप सिंपल तरीके जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन जाके आप पैसे पे कर दोगे, एडमिशन की जो फीस होगी और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी। सिंपल सा काम हो गया, सही है। रेगुलर कैटेगरी का मतलब होता है कि सिंपल आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप मेरिट की उसके ऊपर आओगे, यानी कि जो रेगुलर एडमिशन होंगे उसके ऊपर आ रहे होगे, सही है। ये नॉर्मल चीज है, यानी कि जिस तरह नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है। सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर क्या होता है? सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि देखो, अगर लेट सपोज रेगुलर कैटेगरी के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 87.33 के मेरिट पे क्लोज हुई थी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा बात समझिएगा। रेगुलर कैटेगरी के ऊपर होता क्या है, बच्चा अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर जाकर एडमिशन लेता है, सही है ना भाई। कि लेट सपोज आपकी इंटर की ए लेवल्स की परसेंटेज अच्छी है, आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि एनईडी का जो टेस्ट है, याद रखिएगा, मैं बार बार आपको डराऊंगा, एनईडी के टेस्ट का वेटेज है 60%। तो भाई आपकी इंटर या लेवल्स की परसेंटेज अगर कम भी है, टेस्ट का 60% काउंट होगा। तो अगर आपने एनईडी के टेस्ट में जाके अच्छा परफॉर्म करा, यानी कि लेट सपोज आपने एनईडी के टेस्ट के अंदर 95 नंबर ले ली, और ये पॉसिबल है भाई, 99 नंबर भी आए हुए हैं। लास्ट ईयर का हमारा टॉप पोजीशन होल्डर था रमीज कामरान, उसकी पॉडकास्ट भी अवेलेबल है, उसने 99 लिए थे, उससे पहले वाले ने भी समीन ने 99 लिए थे, 100 लिए थे। तो बताने का मकसद इट्स पॉसिबल। तो आपने टेस्ट को जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका मेरिट बनेगा। आप रेगुलर कैटेगरी पे अगर अप्लाई कर रहे हो, यानी कि इसमें आपको कोई एडिशनल पैसे नहीं देने पड़ते, अपने माँ बाप के पैसे आप बचा रहे हो, सही है ना भाई। तो आपने सिर्फ टेस्ट की फीस को पे करना है, फीस को पे करने के बाद टेस्ट को देना है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा परफॉर्म करने के ऊपर जब मेरिट लिस्ट आएगी आपका, उसके अंदर टॉप पे नाम होगा, आपका सिंपल एडमिशन हो जाएगा। आपने खाली एडमिशन की जो फीस होगी और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी सबमिट करवाओगे, अल्लाह सल्ला खैर सल्ला, आपका एडमिशन हो गया। सेल्फ फाइनेंस क्या होती है? सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होता है कि भाई ये होती है आपके पास जिन बच्चों की इंटर की परसेंटेज कम है, या जो बच्चे डाउटफुल हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर पे सिर्फ वो बच्चे अप्लाई नहीं करते इनकी परसेंटेज कम होती है, इनका टेस्ट के नंबर कम होते हैं। सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर के ऊपर वो बच्चे भी अप्लाई कर रहे होते हैं इनके 90 के अंदर जिनकी परसेंटेजेस हैं, या 90 में टेस्ट का स्कोर है। सेल्फ फाइनेंस पे होता ये कि भाई लेट सपोज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रेगुलर की कैटेगरी के ऊपर 87 पे क्लोज हुई है, तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वो क्लोज हुई होगी 86 के ऊपर, 85 के ऊपर। और आपको लग रहा है सर ये 2% जो है, बेटा 2% के ऊपर 150 बच्चा बैठा हुआ होता है। एक एक नंबर की बड़ी कीमती होती है, क्योंकि यहां पे हजारों बच्चा टेस्ट देता है, तो एक नंबर के ऊपर भी बेतहाशा बच्चा बैठा हुआ होता है। एनईडी के टेस्ट के अंदर अगर आप एक नंबर भी अपना गवा के आ रहे हो ना, इसका मतलब आपने अपनी मेरिट पोजीशन 100 नंबर कम कर दी है। बेटा डर जाओ अभी से बैठ कर, डर नहीं रहे हो तो अगर आप एनईडी के टेस्ट में एक नंबर भी कम करके आ रहे हो ना, एक नंबर ही गवा के आ रहे हो, आपको लग रहा है भाई एक ही नंबर तो कम हुआ है, वो एक नंबर कम नहीं हुआ। जो आपकी अगर लेट सपोज एक नंबर ज्यादा लेकर आते हैं ना, तो जिस मेरिट पोजीशन पे आप मौजूद हो उससे 100 नंबर ऊपर होते हैं आप, सही है ना भाई। 100 नंबर, इतना बच्चा बैठा हुआ होगा बीच के अंदर। एनईडी का जब प्रोस्पेक्टस आएगा ना, उसके अंदर एक जुमला पढ़ोगे आप,
उसके अंदर लिखा हुआ होगा, कभी गौर से पढ़िएगा उस प्रोस्पेक्टस को, उसमें क्या लिखा होगा कि इफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ मार्क्स इन द एनईडी एग्जाम, तो फिर उनका मेरिट कैसे बनेगा, यानी कि अगर दो बच्चे हैं उन दोनों का सेम नंबर ऑफ एनईडी के एग्जाम्स के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, दो बच्चे हैं दोनों ने 85 नंबर स्कोर करे एनईडी के टेस्ट के अंदर, तो फिर उनके एनईडी के टेस्ट के मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे पहले। जिस बच्चे के ज्यादा होंगे उसको मेरिट पोजीशन ऊपर की मिलेगी, उसको दूसरे वाले को नीचे मिलेगी। अब आप सोच रहे हो कि सर ऊपर मिल जाए कि नीचे मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर ही तो मिल रही है भाई। जिसको ऊपर की मेरिट पोजीशन मिलेगी उसको पहले ऑप्शन मिलेगा आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है। तो अगर उसने लेट सपोज सॉफ्टवेयर की खाली एक सीट बची हुई है, उसने पहले चूज कर ली, तो आपको थोड़ी मिल सकती है वो सीट, सही है ना भाई। अब समझ में आ रहा है कंपटीशन लेवल क्या है। अगर दोनों बच्चों के मैथ्स के नंबर भी सेम होंगे, फिर फिजिक्स के नंबर देखे जाएंगे एंट्री टेस्ट के, अगर वो भी सेम होंगे तो फिर केमिस्ट्री के देखे जाएंगे, अगर वो भी किसी बच्चे के सेम हुए, इतने तफाक होते नहीं है, फिर इंटरमीडिएट के या ए लेवल्स के उनके मैथ्स के नंबर कंबाइन किया जाए, कंपैरिजन किया जाएगा। तो भाई ये ध्यान में रखिएगा, प्रोस्पेक्टस में जुमला लिखा हुआ होगा। तो यानी कि इतना कंपटीशन होता है भैया कि एक एक नंबर के ऊपर 100 उसका डिफरेंस आ रहा होता है। तो सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या है कि भाई जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करते हैं, अगेन मेरिट इस पे भी बनता है, यानी कि लेट सपोज 150 बच्चे हैं, उन्होंने सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई किया, सीट एक ही है, जिसका हाईएस्ट मेरिट होगा उसको सेल्फ फाइनेंस की सीट मिलेगी। मगर सेल्फ फाइनेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई लेट सपोज अगर रेगुलर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 87 पे क्लोज हुई है, तो सेल्फ फाइनेंस की 100 सीटें 50 सीटें अलग होती हैं, 50 सीटें तकरीबन अलग होती हैं, 20 सीटें अलग होती हैं, तो उसके ऊपर मेरिट थोड़ा कम होगा, 85.5 होगा, 86 होगा, 85 होगा, 84 होगा, 85 होगा, यानी कि भाई सेल्फ फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा मेरिट क्या होता है, कम होता है ना भाई। मगर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर करना क्या है, सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कैसे होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर हम भी अप्लाई कर देते हैं। भाई सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है ना वो 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए। ये आपको टेस्ट से पहले सबमिट करवानी है, सही है ना, ये आपको टेस्ट से पहले सबमिट करवानी है, और इसके बाद टेस्ट के जो फॉर्म की फीस है 5,000 रुपए, वो भी सबमिट करवानी है। और फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है सर मैंने 8 लाख रुपए दिए हैं, मुझे तो एडमिशन कंफर्म मिलेगा ना, घर पे आके देंगे एडमिशन। नहीं भाई, ऐसा तो मजाक नहीं होता। सिर्फ सेल्फ फाइनेंस पे आप नहीं अप्लाई करोगे। अगर मैं आपको भी लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट से दिखाऊं ना, जिन बच्चों की टॉप पोजीशन है, जिनका 90 प्लस का मेरिट है, उन्होंने भी सेल्फ पे अप्लाई किया बहुत है, क्योंकि जैसे हैदराबाद बोर्ड है या कराची बोर्ड है, अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक है जिसमें मुश्किल से 2,500 सीट्स भी अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे अप्लाई करके बैठे हुए होते हैं। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस में सीट नहीं लेते तो पूरे पैसे आपको वापस रिटर्न हो जाते हैं, सही है ना। इसलिए अप्लाई हर एक करके बैठा होता है, मेजॉरिटी बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहां पे देखो मसला क्या है कि 8 लाख रुपए आपको टेस्ट से पहले देने, इसके अलावा टेस्ट की फीस भी देनी है। और इसके बाद जब एडमिशन का टाइम आएगा, आपका अगर सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन हो रहा होगा, तो भाई फिर आप एडमिशन की फीस भी दोगे प्लस सेमेस्टर फीस भी दोगे। अब कुछ बच्चों के जहन में क्वेश्चन होता है सर मैंने अगर 8 लाख रुपए दिए हैं तो क्या मुझे सेमेस्टर फीस भी बाद में देनी होगी? बिल्कुल देनी होगी भाई। जो नॉर्मल बच्चा एक रेगुलर कैंडिडेट जितनी फीसेस देता है उतनी फीसेस आपको भी देनी होगी। ये 8 लाख रुपए एडिशनल देते हो, ये 8 लाख रुपए टेस्ट से पहले देने। अच्छा, टेस्ट के बाद भी कभी कभार ऑप्शन आ जाता है, मगर कभी कभार नहीं भी आता। इसलिए आप अगर सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे हो तो इधर राउंड 1 से पहले, इधर राउंड 2 से पहले लाजमी तौर के ऊपर आप सेल्फ फाइनेंस की फीस को पे करो, सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करेंगे, कल जब फॉर्म आएंगे तो मैं वो भी सिखाऊंगा। अच्छा, स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर के ऊपर चंद सीट्स, चंद जो है ना डिपार्टमेंट्स की सीट्स अवेलेबल होती हैं, और स्पॉन्सर एक वाहिद कैटेगरी है जहां पे आपके पास क्या है, जहां पे आपके पास वो तमाम बच्चे जिनके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पॉन्सर के ऊपर कंपटीशन और ज्यादा होता है। रेगुलर के ऊपर या सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इनके पास सिंध का डोमिसाइल है, सिंध के किसी भी शहर का हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी कस्बे का हो, डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। स्पॉन्सर के ऊपर मगर ओवरऑल पाकिस्तान से कहीं से भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है आप भी अप्लाई कर सकते हो। स्पॉन्सर की खास बात क्या है कि इसकी फीस है 11 लाख रुपए, आपको टेस्ट से पहले सबमिट करवाने। अच्छा, ये रिटर्न बैक नहीं होते, ये आप ये समझो कि 4 साल के वापस मिलेंगे, नहीं, ये 11 लाख रुपए सीट की कीमत है। अच्छा, इसके अलावा आपको अगेन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, टेस्ट क्लियर भी करना है। इसके अलावा अगेन जो नॉर्मल टेस्ट की फीस है वो भी दोगे 5,000 रुपए। इसके अलावा जो नॉर्मल एडमिशन के टाइम के ऊपर फीसेस होंगे वो भी दोगे, फिर उसके बाद जो नॉर्मल सेमेस्टर की फीसेस होंगे वो भी दोगे। मगर इसमें फायदा क्या है कि लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो रेगुलर के ऊपर 87 पे क्लोज हो रही थी, सेल्फ फाइनेंस पे 85 पे होगी, स्पॉन्सर के ऊपर 83 के ऊपर क्लोज हो जाएगी, भाई थोड़ा और कम हो जाएगा। तो भाई अगर आप स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हो तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वैसे टिक कर देना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कवर हो जाती है। अब कुछ बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होता है सर अगर मैं सेल्फ या स्पॉन्सर दोनों पे अप्लाई कर रहा हूं, क्या मुझे 18 लाख रुपए सबमिट, मुझे 19 लाख रुपए सबमिट करवाने होंगे? नहीं, आप अगर स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हो सेल्फ को वैसे टिक कर दो तो आपकी सेल्फ और स्पॉन्सर दोनों पे अप्लाई हो गया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपका लेट सपोज टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है, आप सेल्फ या स्पॉन्सर को ऑप्ट नहीं करते, यानी कि इंटरव्यू के टाइम के ऊपर आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ सीट चल रही होती हैं, तो आप देखो कि भैया आपको रेगुलर की सीट ऑफर हो रही है, आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है, उसमें रेगुलर की सीट ही आपको अच्छे नंबर्स की वजह से मिल रही है, तो आप सिर्फ रेगुलर के ऊपर सीट उठाओगे तो आपको सेल्फ या स्पॉन्सर के पैसे वापस मिल जाएंगे पूरे के पूरे। तो आपके पैसे जाया नहीं होते, ये नहीं होता कि एनईडी वाले लेके भाग जाएंगे, भाई तुमने पैसे सबमिट करवाए थे मैं जा रहा हूं बाय बाय टाटा, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप सेल्फ के ऊपर उठाओगे सीट को तो भैया जाहिर सी बात है फिर वो पैसे आपके यूटिलाइज होंगे।
होंगे। अगर आपने लेट सपोज सेल्फ उठाया, स्पॉन्सर नहीं उठाया, तो स्पॉन्सर की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात बेटा? बेटा तो एनईडी में 3 तरह की कैटेगरीज ऑफ एडमिशन होती हैं कि भाई ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती। सही है ना भैया? तो एनईडी के बारे में कोई भी बंदा आपको जो गाइड कर रहा हो तो मेरी वीडियोस देख के गाइड करते हैं। एनईडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने डिपार्टमेंट में जितना बच्चा बैठा होगा सारा मेरा शागिर्द है। सही है ना? कभी एनईडी विजिट करिएगा, जब आप एनईडी जाएंगे ना तो वहां के जो टीचर्स होंगे, जो टेस्ट ले रहे होंगे, वो आपको पूछेंगे सर हाशिम जाए के स्टूडेंट तो नहीं हो ना? उनको बताइएगा सर हाशिम जाए के स्टूडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एनईडी के अंदर हमारा एक मुकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर तमाम असतज़ा जानते हैं, मेरा खुद एक मादरे इल्मी रहा, यहाँ से मैंने खुद तालीम हासिल करी बिफोर मूविंग टुवर्ड्स माय मास्टर्स फ्रॉम द यूएस। खैर, तो बताने का मकसद क्या है भाई? बताने का मकसद ये है कि आपके पास सिंपल तरीके से एनईडी में 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक रेगुलर कैटेगरी है, एक सेल्फ फाइनेंस और एक स्पॉन्सर है। तो रेगुलर क्या चीज है कि भाई यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है और यहाँ पे आपके पास जो पर्टिकुलरली मगर जो फीसेस होती हैं सबसे कम होती हैं। यानी कि यहाँ पे रेगुलर फीसेस आप दे रहे हो तो कोई एडिशनल फीस नहीं देनी, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी, जो नॉर्मल फीस है आपने वो देनी है। सही है? और स्कॉलरशिप भी सिर्फ रेगुलर वाले को मिलती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इफ यू हैव अप्लाइड ऑन सेल्फ फाइनेंस और द स्पॉन्सर और आपने उस पर एडमिशन लिया है तो यूनिवर्सिटी के 4 साल आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि भैया एनईडी वालों को पता है इसका मतलब ये बच्चा जो है ना पैसे वाला बच्चा, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह एनईडी में ऑफर होती है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर इनमें फायदा क्या है? देखो फायदा ये है कि जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, इस मुल्क में जैसे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है तो लोग क्या करते हैं भैया, डुअल नेशनलिटी लेके बैठ जाते हैं। भाई ऐसा ही है ना भैया? तो इसी तरीके से जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है तो एनईडी के अंदर जो भी बच्चा अप्लाई करता है, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी होता है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो भी सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर के पैसे भर के बैठा होगा। आपको पता नहीं होगा, आपके दोस्त आपके साथ ज्यादती करेंगे, आपको बताएंगे नहीं। मैं पहले आपको बता रहा हूं, क्योंकि किसी की डिग्री पे, किसी की शक्ल पे लिखा नहीं होता वो सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर वाला है। तो अगर कोई बच्चा सेल्फ फाइनेंस पे जा रहा है, स्पॉन्सर पे जा रहा है, बुरा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप बिल्कुल जाओ, कोई मसला नहीं है इसके अंदर भाई। आपके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वालिदैन बेचारे तो अपनी जिंदगी के अंदर हर कोशिश करते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। किसी को आपके साथ वाली डेस्क पे भी जो बैठा हुआ होगा ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कल को, उसको भी नहीं पता होगा आप सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर के ऊपर, तो किसी को पता नहीं होता। इनफैक्ट मैं अक्सर एक एग्जांपल अगर आपको दूं, और ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, वो मेरी बड़े अच्छे दोस्त एक, तो उन्होंने वो सेल्फ फाइनेंस पे थे। मुझे 3 साल का पता चला था यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, तो सेल्फ फाइनेंस पे आए थे और उनकी जीपी मुझसे अच्छी थी। ऑल्दो मेरी जीपी बड़ी अच्छी थी अपने जमाने तालिब के अंदर 3.6 3.5 थी, बट उनकी मुझसे बहुत अच्छी थी। तो किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता, तो उसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है कि शायद किसी को पता चल जाएगा, लोग ताने मारेंगे। नहीं, जब तक आप खुद से नहीं बताओगे किसी को नहीं पता चलेगा, पहली चीज ना आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है ना, आपको नहीं पता टेस्ट पे कैसा परफॉर्म करोगे, क्योंकि देखो एनईडी के अंदर अब कंपटीशन लेवल अलग, टोटली अलग लेवल के ऊपर आ रहा है। मैं बार बार अगर इन बच्चों की आपको शक्लें दिखाता हूं कि भाई ये सारे मेरे बैचेस के बच्चे हैं, 131 से ज्यादा बच्चों ने लास्ट ईयर हमारे बैचेस से 90 ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। तो मैं क्यों ये बात कहता हूं? देखो पाकिस्तान में और दूसरे दायरे भी काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास से भी 3 4 5 90+ वाले होंगे। कोई ना कोई आपको मंजन बेच रहा होगा, हमारी पहली पोजीशन है, फलानी पोजीशन है। उनसे बोलो कितने 90+ वाले थे, मुश्किल से 4-5 निकाल के लेकर आ जाएंगे, 4-5 निकाल कर लेकर आ जाएंगे। तो अंदाजन एक रफ एस्टिमेट ले लो, 150 बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जिन्होंने एनईडी के टेस्ट में 90 ज्यादा का स्कोर किया होगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टोटल सीट्स आपके पास है तकरीबन 110। अब आप सोचो कि यानी कि जो टॉप की फील्ड्स होंगी उनमें जितना बच्चा गया है सारा 90+ वाला है, तो यानी कि आपको टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर करना है, इतना अच्छा स्कोर करना है। तो अब जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है ना, तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो भी सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर पे अप्लाई कर देता है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में ऐसी कहानी क्यों नहीं होती? अब किसी बच्चे के जहन में आ रहा होगा सर ये फास्ट में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई फास्ट के अंदर पैसा फेंक तमाशा देख है। आप मेरे पास 4 बच्चे लेकर आओ, हमसे तैयारी करेगा, फास्ट का टेस्ट वैसे क्लियर कर लेगा। फास्ट के टेस्ट के अंदर मसला ये है कि उसके एक सेमेस्टर की 2.5 लाख रुपए भी गई हुई है। 2.5 लाख रुपए अफोर्ड करना हर माँ बाप की बात नहीं होती। हो सकता है आपके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हो, मगर लेट सपोज एक पेरेंट है, जो एक बाप है जो कि यार महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है। 2 लाख रुपए बहुत अच्छे पेरेंट कमा रहे होंगे यार। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। बहुत आप कभी अपने वालिदैन से पूछेगा, भाई मान लिया वो एक जनरल मैनेजर है, उनकी महीने की सैलरी 2 लाख रुपए की होगी। अगर एक पेरेंट की महीने की सैलरी भी 2 लाख रुपए की है, फिर भी वो एक बच्चे की 2.5 लाख रुपए फीस कैसे अफोर्ड करेगा, खुद सोचिए आप। क्योंकि उनकी एक महीने की सैलरी अगर 2 लाख रुपए की, और ये बहुत अच्छे, मैं पढ़े लिखे इंसान की बात कर रहा हूं जिसकी महीने की सैलरी 2 लाख की होगी। जाहिर सी बात है बाकी बहन भाई भी होंगे आपके, उनकी भी कोई ना कोई फीस जाती होगी स्कूल की, यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा घर के खर्चे भी होंगे। जब 2 लाख रुपए की सैलरी होगी तो जाहिर सी बात है घर के खर्चे भी उस हिसाब से होंगे। वो कहते हैं ना जिसकी सैलरी 10,000 रुपए होती है 10,000 के हिसाब से खर्चे होते हैं, जिसकी सैलरी 2 लाख की होती है उसको 2 लाख के हिसाब से खर्चे होते हैं। तो ऑब्वियसली जो बंदा 2 लाख रुपए भी कमा रहा है महीने के, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता एक महंगी यूनिवर्सिटी को। नस्ट की एक सेमेस्टर की फीस कम से कम 2 लाख के ऊपर जाएगी इस साल, क्योंकि पिछले साल 2 लाख की थी एक सेमेस्टर की फीस। और पहले सेमेस्टर में ज्यादा फीस आपको देनी होती है, उसमें एडमिशन के चार्जेस भी होते हैं। सेम गोज फॉर एनईडी के पहले सेमेस्टर की फीस में ज्यादा होती है थोड़ी सी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई नॉर्मली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, एक अच्छा मिडिल क्लास फैमिली का बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, अगर जो किसी की सैलरी 5-6 लाख की है, जो कि
एक्सट्रीमली जो है ना आपके पास रेयर केस होता है, 1% आपके पास पाकिस्तानियों के अंदर होगा, 1% होगा तो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा होगा। कोई जीएसके के अंदर कोई एमडी शमडी होंगे तो उनकी समझ में आती है, शेल के अंदर कोई एमडी शमडी होंगे उनकी समझ में आती है। अदरवाइज तो एक नॉर्मल 2 लाख रुपए भी सैलरी है वो अफोर्ड करना उनके लिए अफोर्डेबिलिटी मुश्किल होती है। इसीलिए आपके पास पब्लिक सेक्टर के ऊपर कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है। खुदा ये बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हो, अगर आप अभी भी इस बात को नहीं समझ सके तो आपके लिए ज्यादती का मुकाम है। खुदा ये बात समझो कि आपके वालिदैन जो पैसे कमाते हो दरख्तों पे नहीं उगते, तो आपके पास समझनी पड़ेगी कि भाई इसीलिए लोग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। तो दैट्स द रीजन कि भाई वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई हम सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर भी साथ में अप्लाई कर दें, ताकि ऑब्वियसली सी बात है कि भाई हमारे पास क्या हो, अनसर्टेनिटी है, तो हमें नहीं पता टेस्ट में स्कोर कैसा आएगा। तो लोग सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर पे अप्लाई क्यों करते हैं? इसीलिए अप्लाई करते हैं कि भाई हमें नहीं पता टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा, तो हम पहले से अप्लाई कर देते हैं कि भाई जो भी आएगा एटलीस्ट सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर मेरी सिक्योर होगी, और फिर राउंड 1 भी दूंगा, राउंड 2 भी दूंगा, हाईएस्ट स्कोर काउंट होता है। अच्छा एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, आपको राउंड 1 के लिए सेल्फ फाइनेंस के पैसे अलग नहीं देने होते, राउंड 2 के अलग नहीं देने होते। आप राउंड 1 से पहले अगर सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर के पैसे सबमिट करवा रहे हो ना, दोनों राउंड्स के लिए एलिजिबल है। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन नहीं लेते, या फिर लेट सपोज आपको कल को एमआईटी से एडमिशन आ जाए, कल को आपको नस से एडमिशन आ जाए, इस्लामाबाद से, अगर आप एनईडी से एडमिशन विड्रॉ करते हो तब भी आपको आपके पैसे वापस हो जाएंगे बिफोर क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, अगर आप एडमिशन अपना विड्रॉ कर रहे हो। या अगर आप सेल्फ फाइनेंस स्पॉन्सर पर एडमिशन नहीं लेते तो आपको आपके पूरे पैसे वापस होंगे। सही है ना भाई? इसलिए लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर एनईडी का राउंड 1 भी देना जरूरी है, राउंड 2 भी देना जरूरी है। अगेन मैं ये बात क्यों आप लोगों से कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, एनईडी के अंदर जो बच्चे स्टार्टिंग के अंदर आते हैं, जो टॉप पोजीशन लेते हैं, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। आप यकीन मानो, मैं आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर अगर 80+ मार्क्स आ जाए तो दूसरा राउंड देना चाहिए। बेटा आप अहमकों की जन्नत में सोच रहे हो। 80+ मार्क्स के ऊपर अगर आप सोच रहे हो ना कि दोनों हमें राउंड देने चाहिए नहीं देने चाहिए, आप गलत सोच रहे हो। आपको लाजमी तौर के ऊपर अगर आप 90+ भी स्कोर कर लो तब भी आपको दोनों राउंड देने चाहिए। क्यों? पहले नंबर के ऊपर देखो बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। बेस्ट ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि भाई लेट सपोज एक राउंड में आपने 80 स्कोर करा और दूसरे राउंड में आपने 70 स्कोर करा, तो जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर होगा ना हर जगह पे वो काउंट होगा। दूसरे नंबर के ऊपर है, यकीन मानो कंपटीशन लेवल एनईडी में इतना ज्यादा है कि जो बच्चे 90 स्कोर करते हैं ना वो भी सेकंड राउंड देते हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल दे सकता हूं, इफ यू वांट टू सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लास्ट ईयर जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली हमारे पास से और एनईडी के अंदर पहली पोजीशन ली जिस बच्चे ने, उसका नाम है नबील जाकिर। इसका आप अगर देखो तो इसने राउंड नंबर 2 में 97 स्कोर किया। अब आप सोच रहे हो सर ये तो प्योर लक है, 97 स्कोर कर लिया। नहीं, ये प्योर लक नहीं है, इस बच्चे ने मेहनत करी थी। इस बच्चे ने एनईडी के राउंड नंबर 1 के अंदर कितना स्कोर किया था? 93 का स्कोर किया था। यानी कि भाई अगर ये आप जैसे माइंडसेट के ऊपर बच्चा होता ना, ये सोचता कि यार मैंने एक राउंड में 93 स्कोर कर लिया तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर तो मिल ही जाएगी मुझे। मगर इस बच्चे ने बोला नहीं हो सकता है भाई, मेजॉरिटी ने। अब अगर ये बच्चा उस वक्त सोच लेता ना कि भाई मैंने तो 90+ स्कोर कर लिया तो मुझे एनईडी में एडमिशन मिल ही जाएगा, तो ये नहीं सोचा इसने। क्यों? क्योंकि भाई इसको भी मालूम था कि कंपटीशन लेवल बच्चे से ज्यादा है। कई बच्चों ने 90+ स्कोर किया, क्योंकि एनईडी के अंदर जब जाहिर सी बात है ना, अब तालीम का वो वाला दौर नहीं रहा कि आप 70,000 रुपए दोगे किसी बेकार महंगे कोचिंग को जाके तभी अच्छे नंबर लेकर आओगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी कीमत के ऊपर, कम कीमत के ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म से मिल रही है। हर बच्चा अच्छा स्कोर करने को तैयार है। तो इस बच्चे ने राउंड 2 में 97 का स्कोर किया, टॉप पोजीशन ले ली, फर्स्ट पोजीशन ले ली। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और दिखाऊं, कंजुल ईमान ने राउंड नंबर 2 में 96 स्कोर किए और इस बच्ची ने राउंड नंबर 1 में स्कोर किए थे 92। यानी कि अगर इसने राउंड 1 के बाद ही ढीली पड़ जाती, कहती है कि भाई राउंड 1 में 92 स्कोर कर लिए, अब मैं दूसरा राउंड क्यों दूं, तो उसने दूसरे राउंड में 92 स्कोर किए। इस तरीके से कई ऐसे बच्चे यहां पे मौजूद हैं जिन्होंने राउंड 1 में 70s में स्कोर करे और फिर उसको राउंड नंबर 2 के अंदर कन्वर्ट करा 90+ के ऊपर। ऐसे कई बच्चे मौजूद हैं मेरे पास जिन्होंने 80+ स्कोर किया था पहले राउंड के अंदर और सेकंड राउंड में वो 90+ के ऊपर गए। ये सारे बच्चे बेटा ये आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं। भाई ये आप जैसे ही घरों से बिलोंग करते हैं, इनकी शक्लें आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम रिजल्ट्स को हम शक्लें साथ लगा दें कि बच्चे देख सकें। इसी तरीके से मुझे याद है अस्का ने राउंड नंबर 1 के अंदर ही माशाल्लाह से सीआईएस में बैठी हुई है। इनकी मैंने बड़ी दोनों बहनों को मैंने पढ़ाया था, हमारे बैचेस की रही हैं। अस्का ने राउंड नंबर 1 में 90 का स्कोर किया था और नेक्स्ट राउंड के अंदर उन्होंने 92 या 93 का स्कोर किया था। शी वाज अ टॉप पोजीशन होल्डर इन द एनईडी यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो याद रखिएगा टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो टेस्ट को आपको मेजर तरीके से देना है, टेस्ट को आपने बेहतरीन तरीके से देना है। टेस्ट को नहीं दोगे अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई ये चीज समझना बहुत जरूरी है बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एनईडी सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखिएगा आपको तैयारी प्रॉपर करनी है, आपको पहले राउंड से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप करना है। इसीलिए हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से हो रहा है, जिसमें हम आपकी लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएंगे। पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कवर करवाएंगे। हम आपको इंटरमीडिएट का गैप प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। भाई मैथ्स के अंदर जहां ये बंदा नाचीज पढ़ा रहा है वहां पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर आफ्ताब भी आपको पढ़ा रहे
रहे हैं, फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड भी पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल जैब भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर साद अक्कारी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर जिन बच्चों की कंप्यूटर होगी उनको कंप्यूटर के अंदर प्रोफेसर आपके पास ताहिर भी पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर एहसान कुरैशी भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर अरशद साहब भी पढ़ाएंगे। तो आपकी हम कंप्लीट तैयारी लाइव क्लासेस के ऊपर राउंड 1 से पहले कवर अप करवाएंगे। इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कवर होंगे, आपके मॉक एग्जाम्स अलग होते हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, आपके टॉपिकल टेस्ट अलग होते हैं। इसके अलावा फिर आपको एनईटी के ऑथेंटिक ग्रैंड टेस्ट मिल रहे होंगे, फुल लेंथ पेपर्स मिल रहे होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनईटी के पास्ट पेपर्स के ऊपर डिपेंडेंट है विद द वीडियो सॉल्यूशन। आपको क्लासेस के अंदर टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करते हैं और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है आपको। इसके अलावा आप लोगों के लिए प्रॉपर एकेडमिक काउंसलिंग के लिए प्रोफेसर हंजला बुखारी मौजूद होते हैं, जो कि कोई चीज नहीं आपको पढ़ा रहे होते, उनका काम सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक काउंसलिंग करना है। कोई सी चीज में प्रॉब्लम आ रही है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास एनईटी की इस साल की सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रही है, अब हम बारी बारी जरा इसको समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। देखो भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको ये एब्रीविएशन समझनी पड़ेगी कि भाई सी का मतलब क्या है, सी यूई का मतलब कैसे, मुझे तो पता है सी कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग को, बट जैसे कि आप देखना चाहते हो तो सबसे एंड में आप जाओगे, सबसे एंड के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास एब्रीविएशन दिखी हुई है कि सीई से मुराद क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, सी यूई का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग अर्बन, सी पी का मतलब है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सीईसीएन का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन कंस्ट्रक्शन, एमई का मतलब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टीई का मतलब है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, आईएम का मतलब है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, एमईएयू का मतलब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ऑटोमोटिव, ईई का मतलब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टीसी का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सीएस का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर ईएल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सीएच का मतलब है केमिकल इंजीनियरिंग, एमवाई का मतलब है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, एमएम का मतलब है मटेरियल्स इंजीनियरिंग, पीपी का मतलब है पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, एफडी का मतलब है फूड इंजीनियरिंग, बीएम का मतलब है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एसई का मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीटी का मतलब है कंप्यूटर साइंस। अच्छा, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस और आपके पास पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, डेटा साइंस हो गई, गेमिंग एंड एनिमेशन हो गई, तो उस तमाम उन चारों फील्ड्स की जो नंबर ऑफ सीट्स है ना वो सीटी के अंदर ऐड की गई है कंप्यूटर साइंस के अंदर। यानी कि भाई इसका मतलब क्या है, आपका अगर कोई फ्रेंड आपसे पूछे ना कि एनईटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी ऑफर नहीं होती, उसको बताइएगा होती है, और उनकी सीट्स आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मिलेंगी ना भाई, कंप्यूटर साइंस के सब फील्ड्स हैं। अब कुछ बच्चों को शौक होता है सर एआई में जाना है, अरे भाई एआई क्या है, कंप्यूटर साइंस है, तो भाई आपको सीटी के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए सीटी के अंदर आप 1 साल पहले बेसिक कंप्यूटर साइंस पहले सीखते हो। अब कुछ बच्चों को शौक होता है डायरेक्टली वो हैकर बन जाए, भाई हैकर बनने के लिए पहले आपको साइबर सिक्योरिटी एआई को सीखना पड़ेगा ना, उससे पहले आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए। तो वो तमाम की तमाम फील्ड जो है वो सीटी के अंदर मौजूद है कंप्यूटर साइंस के अंदर। 1 साल आप कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स पढ़ते हो, जिस तरह नॉर्मल कंप्यूटर साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद फिर आपको स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है आपकी पसंद की फील्ड के ऊपर, सही है ना। पीएच का मतलब है फिजिक्स, आईसी का मतलब है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इस साल इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, केमिस्ट्री कर दिया, वेरी गुड, क्योंकि लास्ट ईयर तक इसका नाम था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सीएफ का मतलब है कंप्यूटेशनल फाइनेंस, डीएस का मतलब है डेवलपमेंट स्टडीज, टीएस का मतलब है टेक्सटाइल साइंसेस, एमजी का मतलब है मैनेजमेंट साइंसेस। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, अगर आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह में जाने का शौक नहीं और आपको इंजीनियरिंग के अंदर कोई अच्छी इंजीनियरिंग की फील्ड नहीं मिलती तो गो फॉर मैनेजमेंट साइंसेस। मैं जाती तौर पर जानता हूं जिस इंसान ने एनईडी के अंदर मैनेजमेंट साइंसेस की बुनियाद डाली, उनका नाम था डॉक्टर महमूद साहब, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद रहे आज से कोई 10 साल 12 साल कबल, और आज वो रॉयल हॉलोवे कॉलेज के अंदर लंदन के अंदर पढ़ाते हैं, बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं वहाँ पे। उन्होंने एनईटी के अंदर मैनेजमेंट साइंसेस की बुनियाद डाली थी, और मैं हमेशा समझता हूँ कि मुझे सप्लाई चेन के प्रिंसिपल सिखाने वाले वो बड़े बेहतरीन इंसान थे जिन्होंने मैनेजमेंट साइंसेस एनईटी के अंदर क्रिएट करी थी, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट फील्ड आई वुड से। खैर, बी आर्किटेक्चर के बैचलर्स इन आर्किटेक्चर है, फिर ईजी है इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, ईसी इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, टीसीटी है कंप्यूटर साइंस एट थर्ड कैंपस है, फिर टीसीई है सिविल इंजीनियरिंग थर्ड कैंपस है, फिर टीएमजी है मैनेजमेंट साइंसेस थर्ड कैंपस है, और फिर टीईजी है इंग्लिश थर्ड कैंपस है, जो कि नई 2 फील्ड एनईडी ने अनाउंस करी है इस साल। अच्छा, अब देखो आपने समझना क्या है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास पहली कैटेगरी ऑफ एडमिशन कौन सी आ रही है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट बोर्ड जिन्होंने क्या किया भैया, प्री इंजीनियरिंग, आपके पास प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या फिर आर्ट्स मैथ्स के अंदर करी हुई है, और वो कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा जो एनईडी के अंदर सीट्स होती हैं 1480 वो कराची बोर्ड की होती है, ध्यान में रखिएगा। वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने आर्ट्स इन मैथ्स करा हुआ है, तो उनके लिए सीट्स अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कितनी सीट्स हैं उनके लिए, 109, कैटेगरी का नाम है R1A। तो अगर आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होगे ना, अगर आपने एक इंटरमीडिएट बोर्ड कराची से बिलोंग करते हो तो आप R1A सेलेक्ट करोगे। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई बच्चा लड़काना बोर्ड से बिलोंग करता है R1A को सेलेक्ट कर ले, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे ना, क्योंकि
आपकी बातें मार्कशीट वगैरह ली जाती है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपकी सबमिट होगी। एनईडी के अंदर जो आपको एडमिशन मिलेगा, जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि टेस्ट की तैयारी पे फोकस करिए, एनईडी में आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट ही नहीं होगी, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसीलिए आप टेस्ट की तैयारी अभी करिए, टेस्ट की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। हम आपकी राउंड 1 की तैयारी भी कवर करवाएंगे, राउंड 2 की तैयारी भी कवर करवाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, टेस्ट जितना अच्छा दोगे उसकी बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। सेकंड ईयर की बेसिस पर एडमिशन नहीं मिल रहा तो 60% ऑफ द टेस्ट काउंट होगा, फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर एडमिशन होगा, बाकी टेस्ट के मार्क्स आपके काउंट होंगे। सही है। अच्छा, अर्बन इंजीनियरिंग की 48 फील्ड्स हैं कराची बोर्ड के, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स एंड मैथ्स वालों के। जबकि आपके पास पर्टिकुलरली अल्लाह भला करे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की 22 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 135 है, टेक्सटाइल की 47 है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की 72 है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की 28 है, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल की 128 है, टीसी की आपके पास टेलीकम्युनिकेशन 56 है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों की 77 सीट्स हैं, जिसका शौक था आपको, है भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 46 है, इसी तरीके से सीटी कहां गया, सीटी देखो यहां पे लिखा हुआ होगा, यानी कि कंप्यूटर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की 76 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 46 है और कंप्यूटर साइंस की 60 सीट्स आ रही हैं। पीएच यानी कि फिजिक्स की 49 है। इस तरीके से जो बच्चे थर्ड कैंपस में जाके पढ़ना चाहेंगे उनके लिए थर्ड कैंपस में कंप्यूटर डिपार्टमेंट की 3 हैं, थर्ड कैंपस की सिविल इंजीनियरिंग की 2 हैं, थर्ड कैंपस की मैनेजमेंट साइंस की 3 है और थर्ड कैंपस की इंग्लिश की 3 है। जाहिर सी बात है भाई, कराची का बच्चा नॉर्मली थर्ड तो नहीं जा रहा होता, ये नॉर्मल सी चीज है, दैट्स द रीजन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की कम है। तो भाई याद रखिएगा, आपकी 1480 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है कराची बोर्ड की। फिर आपके पास आता है एचएससी प्री मेडिकल फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची। याद रखिएगा, प्री मेडिकल के बच्चे भी एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी क्या होते हैं एनईडी के अंदर एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए, मगर उनके टेस्ट के अंदर प्रॉपर मेडिकल का टेस्ट आता है। तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट जब हमारे बैचेस के अंदर आते हैं, हम आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाते हैं, एनईडी की भी साथ साथ मैरान की भी साथ साथ आपकी हम लोग तैयारी कवर करवा रहे होते हैं, मेडिकल की जितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं इंक्लूडिंग एमडी कैट एज वेल। तो प्री मेडिकल के बच्चों के लिए एनईडी के अंदर ऑब्वियसली सी बात है कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड नहीं है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 15 फील्ड्स हैं। मगर याद रखिएगा, प्री मेडिकल के बच्चे का बायोमेडिकल में जाने का सबसे ज्यादा रुझान होता है, क्योंकि भैया जिस बच्चे की 82% भी आई है ना प्री मेडिकल के अंदर, उसका एमडी कैट क्लियर होने के बाद किसी गवर्नमेंट सेक्टर एमबीबीएस के अंदर एडमिशन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरिट बहुत ज्यादा होता है वहां पे मेरिट क्या होता है बहुत ज्यादा, और प्राइवेट एमबीबीएस हद से ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो 99% जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स होते हैं वो एनईडी का टेस्ट जरूर देते हैं, पहले से अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं। सीट सिक्योर करने के लिए आपको पैसे वगैरह प्रॉपर देने होंगे, सीट सिक्योर करने का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं जो बायोमेडिकल में अप्लाई करते हैं, याद रखिएगा बायोमेडिकल लास्ट ईयर जो प्री मेडिकल के बच्चों के लिए क्लोज हुई थी वो 82 प्लस के ऊपर हुई थी, 82 प्लस के मेरिट के ऊपर। आप इंजीनियरिंग वालों की लास्ट ईयर का मेरिट नहीं देखोगे, तो लास्ट ईयर के ऊपर जो प्री मेडिकल के बच्चे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के ऊपर गए थे उनकी 82 प्लस के मेरिट के ऊपर क्लोज हुई थी। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के अंदर 17 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में 17 सीट्स हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर है, डेवलपमेंट, अच्छा डीएस का मतलब डेटा साइंस नहीं है, डेवलपमेंट स्टडीज है, ये आर्किटेक्चर की सब फील्ड है। टेक्सटाइल साइंसेस के अंदर फील्ड है, मैनेजमेंट साइंसेस में 9 फील्ड्स हो गई, इजाफा कर दिया है। इसके अलावा आर्किटेक्चर के अंदर है, इसके अलावा आपके पास इंग्लिश लिंग्विस्टिक के अंदर है, फिर आपके पास इकोनॉमिक एंड फाइनेंस के अंदर आ रही है, फिर आपके पास थर्ड कैंपस के अंदर उन्होंने कंप्यूटर साइंस में 2 सीट्स दी हैं और थर्ड कैंपस में मैनेजमेंट साइंस में 2 सीट्स दी हैं, थर्ड कैंपस में इंग्लिश के प्रोग्राम में उन्होंने 2 सीट्स दी हैं। टोटल 70 सीट्स हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची से बिलोंग करते हैं। अच्छा, फिर कॉमर्स बैकग्राउंड कराची बोर्ड के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कराची बोर्ड के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी टोटल 28 सीट्स हैं। कहां आ रही है भैया? उनकी यहां पे कोई भी सीट नहीं है, 0 0 0 0 0 0। मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर 9 सीट्स हैं, आपके पास इंग्लिश लिंग्विस्टिक के अंदर और इकोनॉमिक एंड फाइनेंस के अंदर 16 और 3 सीट्स आ रही हैं, टोटल 28 सीट्स आ रही हैं। फिर वो बच्चे जिन्होंने आर्ट्स, सिंपल आर्ट्स के अंदर अपना कराची बोर्ड से अपना आर्ट्स के अंदर पेपर्स दिए हैं इंटरमीडिएट बोर्ड कराची, उनकी 17 सीट्स आ रही है टोटल। और कहां आ रही है? अगेन डेवलपमेंट स्टडीज के अंदर आ रही है। डेवलपमेंट स्टडीज और जो आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है बेटा वो एनईडी के ओल्ड कैंपस में ऑफर होता है जो सदर के अंदर वाकई है। जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है एनईडी के अंदर वो उनके एलईजे कैंपस में ऑफर होती है जो आखान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, ये एनईडी का एक और कैंपस है। और एनईडी बाकी तमाम फील्ड्स एनईडी के मेन कैंपस में ऑफर होती हैं, सही है ना। थर्ड कैंपस ऑब्वियसली अलग है एनईडी का जो कि थर्ड के अंदर वाकई है। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंस की 4 फील्ड्स हैं, 4 सीट्स आ रही है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की 3 और आर्ट आ रही है, टोटल 17 सीट्स आ रही हैं। अच्छा, जो डीएई के स्टूडेंट्स हैं इनकी टोटल 15 सीट्स हैं। डीएई का मतलब होता है जिन्होंने डिप्लोमा करा हुआ है सेंट टेक्निकल बोर्ड्स के साथ। तो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट होते हैं ना डीएई वाले जो थर्ड ईयर के पेपर्स दे चुके हैं वो एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं और उनका पेपर नॉर्मल एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है। तो डीएई के स्टूडेंट्स को भी तैयारी प्रॉपर करनी है, उसके लिए प्रॉपर बैच का हिस्सा बनोगे ताकि आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कवर हो। उसमें नॉर्मल आपका टेस्ट आता है जिस तरह नॉर्मल बच्चों का टेस्ट आता है। तो डीएई के अंदर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2 सीट्स है, इसके बाद अर्बन में 1 सीट है, पेट्रोलियम में 1 सीट आ रही है, फिर मैकेनिकल में 1 आ रही है, टेक्सटाइल में 1 आ रही है, आईएम में 1 आ रही है
ऑटोमोटिव में एक आ रही है, इलेक्ट्रिकल में एक आ रही है, टेक्सटाइल के अंदर आपके पास एक आ रही है, देन आपके पास नहीं ये टेक्सटाइल साइंसेस आ गया ना आपके पास, टीसी सॉरी टेलीकम्युनिकेशन, टीसीएस टेलीकम्युनिकेशन उसमें एक आ रही है। फिर आपके पास सीएस में कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक है, सीएच के अंदर आपके पास एक आ रही है, मटेरियल्स के अंदर एक आ रही है, फिर आपके पास मेटलर्जी के अंदर भी एक है, मटेरियल्स के अंदर भी एक है, फिर पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम के अंदर भी एक आ रही है, फिर आपके पास 00000 टोटल 15 सीट्स आ रही हैं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से वो सिर्फ इन्हीं सीट्स के लिए एलिजिबल है, उनकी कैटेगरी होती है R1B, वो सिर्फ इन्हीं सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, किसी और सीट में अप्लाई नहीं कर सकते, सही है ना भाई। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होता है सर अगर सेल्फ फाइनेंस की कोई सीट बच जाए तो क्या रेगुलर वालों को मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, सेल्फ फाइनेंस वालों ने अलग से पैसे देते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कोई सीट बच भी जाए तो जाया जाएगी, रेगुलर कैंडिडेट्स को नहीं मिल सकती। दूसरे नंबर के ऊपर अगर लेट सपोज कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर वो फलानी कैटेगरी की अगर कोई सीट बच जाए तो क्या दूसरी कैटेगरी को मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, जो जिस कैटेगरी की सीट है उसी के अंदर रहेगी और किसी को नहीं मिलेगी, उसमें दोबारा टेस्ट कॉल हो जाएंगे बट सीट नहीं मिलती किसी दूसरी कैटेगरी के बंदे को। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का होता है सर मैंने इंटर या ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस में करा है, तो भाई यानी कि मैंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी थी, मेरे टेस्ट पे कौन सा पोर्शन आएगा? कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। और जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके जहनों में क्वेश्चन होता है सर क्या मैं सिविल में एडमिशन ले सकता हूं? आप ले सकते हैं एडमिशन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मगर एडमिशन के बाद फिर आपको एक एडिशनल कोर्स पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री का, यानी कि भाई अगर आप प्योर इंजीनियरिंग में जा रहे हो, अब जिस बच्चे ने इंटर या लेवल्स में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी, मगर लेट सपोज उसको कल को कंप्यूटर साइंस ऑफर नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर नहीं होती जो कि कंप्यूटर रिगार्डिंग फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्यूटर रिगार्डिंग फील्ड है, आपको ऑफर नहीं होती, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप प्योर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है मैकेनिकल हो गई, ऑटोमोटिव हो गया, वो भी ले सकते हो। मगर लेने के बाद होगा क्या कि आपका जो पहला सेमेस्टर होगा वहां पे आपको नॉन क्रेडिट आवर फिर केमिस्ट्री का कोर्स अलग से पढ़ना पड़ेगा जो कि डिफाइंड, जो कि आपके केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को बनाएगा, जो कि आपको ऑब्वियसली आप अलग से पैसे देके पढ़ोगे और सैटरडे संडे उसकी क्लासेस होंगी ताकि आप फिर बाकी बच्चों के मुकाबले में आ सको, क्योंकि प्योर इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर केमिस्ट्री का बड़ा काम होता है भाई, ध्यान में रखिएगा। अच्छा इसी तरीके से जो बच्चे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होते हैं अगर वो कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टीचर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं तो आपकी कंप्यूटर की सारी बेसिक्स बनेंगी, आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आपका जब टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद सारी चीजें सिखाई जाएंगी। अच्छा इसी तरीके से जो बच्चे माजूर हैं, अगर आपके पास कोई माजूरी है, आपका कोई भी आपके अंदर कोई आपको लगता है कि भाई आप किसी तरह भी माजूर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके कोई उंगली के अंदर कोई निशान था या कोई अच्छा निशान होने का मतलब ये नहीं कि कट लगा हुआ तो आप माजूर होगा, नहीं, कोई उंगली कटी हुई है, कोई और इस तरह की चीज आ रही है तो फिर आप उस कैटेगरी में आते हैं, सही है ना भैया। ऐसे बच्चों के लिए 14 सीट्स अवेलेबल है और ये सीट्स कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर है? कंप्यूटर साइंस में एक सीट है, मगर याद रखिएगा आपका वो सर्टिफिकेट वहां पे चेक होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब कोई बच्चा जो है ना, कुछ बच्चे फनकारी करते हैं, उनको वो सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, सिस्टम को बीट नहीं कर सकते मेरा बेटा, चीटिंग करके कितना कर लोगे, जिंदगी भर हराम कमाओगे बेटा। तो भाई अगर कोई बच्चा माजूर है तभी वो डिफरेंटली एबल पर्सन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, तो ये चेकिंग होती है भाई, उसके ऊपर चेकिंग होगी, अगर आप नहीं होगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आप कहीं के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे एनईटी के अंदर। तो भाई ऐसे बच्चों के लिए सीएस में एक फील्ड है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 6 फील्ड्स इन्होंने रखी है माशाल्लाह, वेरी गुड डिसीजन। कंप्यूटेशनल फाइनेंस में एक है, मैनेजमेंट साइंस के अंदर एक है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक एंड फाइनेंस के अंदर एक सीट्स आ रही है। इसके अलावा फिर थर्ड कैंपस के अंदर इन्होंने 3 सीट्स दी हुई है, कंप्यूटर साइंस में एक दी है और मैनेजमेंट साइंस में एक दी है और इंग्लिश के अंदर एक सीट दी है। तो भाई आपका बाकायदा मेडिकल एग्जामिनेशन होती है और वो एनईटी के अंदर जो मेडिकल डिपार्टमेंट में चेक करेगा कि आप बाकी में है या नहीं है। अच्छा रिलीजियस माइनॉरिटीज का मतलब क्या है? क्या भाई वो बच्चे जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इंटीरियर में जिनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी, तो भाई जहां पे अब देखो इस कैटेगरी का फायदा क्या है या इस कैटेगरी का फायदा क्या है, जहां पे आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो ना, वहां पे अगर तो आप माजूर हो तो आप इस कैटेगरी में एडिशनली अप्लाई कर सकते हो फॉर्म फिल करते हुए। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपको लगता है कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, आप हिंदू कम्युनिटी से हो, आप पारसी कम्युनिटी से हो, या आप किसी भी ऐसी कम्युनिटी से जो कि मुसलमानों में नहीं आती, अपने आप को अगर आप उनसे डिफरेंट समझते हो, है ना भाई, मैं तो नहीं कहूंगा डिफरेंट हो, बट अगर आप उनसे डिफरेंट हो इस्लामिक लिहाज से या पर्टिकुलरली मजहबी लिहाज से, तो फिर आप इस कैटेगरी में एडिशनली अप्लाई कर सकते हो, कोई फीस नहीं होती एडिशनल अप्लाई करने के ऊपर, तो भाई आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर फायदा क्या है कि पेट्रोलियम में एक सीट उन्होंने दी हुई है, मेटलर्जी के अंदर उन्होंने 2 सीट्स दी हुई है, मटेरियल्स के अंदर 2 सीट्स दी हुई है, सीएस में कोई सीट नहीं दी इन्होंने फिर आपके पास पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम में 2 सीट्स दी हुई है। अच्छा सीएस के अंदर नहीं, फिजिक्स के अंदर एक सीट दी हुई है और फिर बाकी इन्होंने थर्ड कैंपस में, क्योंकि इंटीरियर सन के अंदर ज्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है, थर्ड कैंपस में ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप देखो तो इंटीरियर सन का कभी भी अगर आप दौरा करो, थर के इलाके का, छोर का, मीरपुर खास का, उमरकोट का, तो वहां पे हिंदू कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आई ट्रेवल्ड बैक इन
10 to 12 ईयर्स बैक, बल्कि उससे भी शायद बहुत पहले किया था यार। तो मुझे इसलिए आइडिया कि वहाँ पे बहुत बड़ी माशाल्लाह हमारी हिंदू कम्युनिटी, हिंदू बहन भाई रहते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है उनकी जो है ना फिर थर्ड कैंपस में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है। तो थर्ड कैंपस के अंदर आपको फायदा मिलता है कि भाई देखो अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करो तो फायदा क्या होगा। लेट सपोज अगर आपने नवाब शाह बोर्ड की कैटेगरी में अप्लाई करा, आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, मीरपुर खास या उमरकोट की कैटेगरी से आपने अप्लाई किया, तो आपने एडिशनल इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, वहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सीट्स चल रही होंगी आपके स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, वहाँ पे ना सही चल रही होंगी। तो आपने देखा कि भाई लेट सपोज एक फील्ड है कंप्यूटर की, अगर वो आपको नॉर्मल कैटेगरी पे ऑफर नहीं हो रही मगर दूसरी कैटेगरी पे मिल रही है और आपने उस कैटेगरी पे अप्लाई किया हुआ था, तो आप उसको ले सकते हो, ये फायदा है आपके लिए। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप एडिशनली किसी और कैटेगरी के ऊपर भी एलिजिबल हो, तो उसको भी अपने फॉर्म पे लाजमी तौर पे आपने डालना है, सही है। इसलिए मैं एक फील्ड समझा रहा हूँ। अच्छा भाई, जो बच्चे हैदराबाद बोर्ड से आ रहे हैं, भाई हैदराबाद वाले सारे हाजिर हो जाओ। जो बच्चे हैदराबाद बोर्ड से आ रहे हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 41 आ रही है। सिविल के अंदर 3 है, अर्बन के अंदर 2 है, पेट्रोलियम में 1 है, कंस्ट्रक्शन के अंदर 1 है, मैकेनिकल के अंदर 1 आ रही है, टेक्सटाइल के अंदर 1 आ रही है, आईएम में 1 आ रही है, फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 आ रही है, फिर टेक्सटाइल ये टीसी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर 1 आ रही है, फिर कंप्यूटर साइंस में 1 आ रही है। हैदराबाद की आबादी 1.25 करोड़ की है, मगर जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सीट कितनी 1 है, क्योंकि मेरान के अंदर भैया इंटीरियर सिंध के बच्चों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो एनईडी के अंदर इंटीरियर सिंध के बच्चों को कम प्रेफर किया जाता है। तो भाई नंबर ऑफ सीट उनकी क्या है, कम है। अब ज्यादा बोलो या कुछ भी बोलो, मगर क्या है भैया, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अब देखो हैदराबाद के अंदर कोई 1.5 लाख बच्चा तो होगा जो इंटरमीडिएट का होगा, वो एक सीट के ऊपर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अप्लाई कर रहा होगा, एक सीट के ऊपर। तो सोचो कंपटीशन लेवल का लेवल क्या होगा, सोचो जरा बेटा। तो भाई हमने जो 87 का मेरिट देखा था ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का था। हैदराबाद बोर्ड के ऊपर लास्ट ईयर जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी वो 90+ के एग्रीगेट के ऊपर हुई थी, मगर वो भी इंसान थे। यहाँ पे जो बच्चे आपको देख रहे हैं इनमें से कई बच्चे हैदराबाद बोर्ड के, कई बच्चे उसके अंदर हैं। तो भाई सोचो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा, कितना प्रेशर होगा एक हैदराबाद बोर्ड के बच्चे के लिए कि यार 1.5 लाख के बच्चे से मैं कंपीट कर रहा हूं। मैं कितना बच्चा एनईडी में अप्लाई कर रहा है, हैदराबाद की आबादी अब चलो 50 लाख लगा लो, 50 लाख के अंदर भी जाहिर सी बात है 10,000 बच्चा छोड़ दो, 1000 बच्चा भी होगा जो इंटरमीडिएट बोर्ड का, वो ज्यादा ही होगा। हैदराबाद इंटरमीडिएट बोर्ड का बच्चा ज्यादा ही होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 लगा लो, 1000 में से 500 भी अगर एनईडी का टेस्ट दे रहा है, तो उन 500 बच्चों में सिर्फ एक सीट अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस की, सिर्फ एक सीट। यार भाई अक्सर बच्चे मेहरान नहीं जाते, उनको पता है मेहरान और एनईडी के अंदर लेवल में बहुत डिफरेंस है। जाहिर सी बात है भाई एनईडी के अंदर डिफरेंट गवर्निंग रूल है, मेहरान में डिफरेंट गवर्निंग रूल है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, सही है ना भैया। तो अब आप सोचो कितना डिफिकल्टी लेवल होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1 है, केमिकल में 1 है, मटेरियल और आपके पास देन ये मेटलर्जी के अंदर 2 है और 1 आ रही है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी 1 है और कंप्यूटर साइंस में 2 है, टोटल 4 सीट्स हैं। यानी कि अगर 500 अभी हैदराबाद बोर्ड से एनईडी का टेस्ट देते तो टोटल 4 सीट्स हैं उनके लिए। जो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे बैठे हुए हो, तो बेटा आपको इतनी मेहनत करनी है, आपको रातों की नींद उड़ जानी चाहिए। खुदारा अपने दोस्तों को उठाओ, अगर आपका कोई दोस्त हो रहा है उसको रख के मुंह पे चमाट मारो, उसको बोलो कि भाई 4 सीटें अवेलेबल है सिर्फ हैदराबाद से, 4 सीटें कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी और लेवल ऑफ आपको जो मेहनत करनी है ना, कि आपको रातों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। कोई शादी नहीं है, कोई दावत नहीं है, कोई कजनों के पास नहीं जाना, सबको छोड़ दो बेटा। मोबाइल के अंदर जितने अकाउंट सबको लॉग आउट करो, सिर्फ पढ़ाई की चीजों को रखो और सिर्फ दिन रात मेहनत करोगे 4 से लेके 7 जून को तुम सरखुरू हो सको। अगर सरखुरू नहीं हो सके तो बेटा नाकाम है। देखो ये रिश्तेदार हो गई, दावतें हो गई, अभी ईद गुजरी है, सबकी शादियां स्टार्ट हो जाएंगी कजनों की। किसी शादी में जाने की जरूरत नहीं, मैं लानत भेजो भाई, किसी की शादी में जाके आपको क्या मिलना है यार। अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करो खुदारा। इसी तरीके से पीएच है और ये बाकी आपके पास नंबर ऑफ सीट्स आ रही हैं, तो 41 सीट्स हैं सिर्फ। अच्छा मीरपुर खास की इस दफा सीट्स में इजाफा किया गया, क्योंकि मीरपुर खास के अंदर इनको लगा कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो मीरपुर खास की नंबर ऑफ सीट्स हो गई है 65। और यहाँ पे देखो 3 सीट सिविल में डाली है इन्होंने, सिविल में क्योंकि इंटीरियर से बहुत अच्छा अप्लाई करता है। फिर अर्बन में 1 डाली है, फिर कंस्ट्रक्शन में 1 डाली है, फिर 2 इसमें डाली है, मैकेनिकल के अंदर फिर 1 डाली, आईएम के अंदर, फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 डाली हुई है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी सीट नहीं है मीरपुर खास बोर्ड की माशाल्लाह। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अच्छा यार बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं खाली हाईलाइट्स आपको दे रहा हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 1 है और साथ साथ आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर 1 है। यानी कि कराची की जो आपके पास एनईडी आ रही है उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ सीट्स अभी भी कम है मीरपुर खास की। ज्यादा सीटें जो उन्होंने डाली है ना, क्योंकि मीरपुर खास करीब है थर के, तो उन्होंने ज्यादा सीट यहाँ पे डाली है थर के कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर, थर के सिविल के अंदर, थर के मैनेजमेंट साइंस के अंदर और थर के इंग्लिश के अंदर। तो उन्होंने मीरपुर खास की सीट जो इजाफा करा है वो थर कैंपस के लिए इजाफा करा है, मेन कराची कैंपस जो उसमें इजाफा नहीं करा हुआ। ये एनईडी ने यहाँ पे जाहिर सी बात है जियो पॉलिटिक्स का काम करा है, क्योंकि मीरपुर खास का बच्चा नॉर्मली एनईडी मेन कैंपस में आके हिचकिचाता था। जो खवातीन होती हैं स्पेशली अच्छा पढ़ती हैं खवातीन, अब वो एनईडी के अंदर मेन के यहाँ पे आएंगी, हॉस्टल में रहेंगी, घर वाले इजाजत नहीं देते भाई, जिस तरह के हालात होते हैं, तो वो कहते हैं थर में भेज दो, थर ज्यादा करीब है, तो उसमें नंबर ऑफ सीटों ने इजाफा करा है। सही है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो सखर बोर्ड एचएससी जिन बच्चों ने, अच्छा जिन बच्चों ने ये एक और डिफिकल्टी लेवल भी चेक कर लीजिएगा, जो
मीरपुर खास के कंप्यूटर साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं या आर्ट्स मैथ्स के हैं, हैदराबाद बोर्ड के, उन सबकी टोटल मिला के 41 सीट्स हैं। जबकि कराची बोर्ड की इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की अलग थी, प्री मेडिकल की अलग थी, कॉमर्स वालों की अलग थी, आर्ट्स वालों की अलग थी। ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि नंबर ऑफ सीट्स कराची बोर्ड की हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि कराची के अंदर बिलोंग कर रही है वो। अच्छा, सक्खर बोर्ड के अंदर अगेन वही फनकारी देखो उन्होंने करी हुई यहाँ पे कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आर्ट्स मैथ्स सबकी मिला के टोटल 35 सीट्स उन्होंने दी है। अच्छा, आपके पास सिविल के अंदर 3 सीट्स आ रही हैं। देन आपके पास कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास एक आ रही है। फिर आपके पास इंडस्ट्रियल के अंदर एक आ रही है। देन आपके पास इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 सीट्स आ रही हैं। फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर 1 सीट आ रही है। फिर आपके पास अगर आप देखो तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपके पास 1 सीट आ रही है और आपके पास कंप्यूटर साइंस में भी 1 सीट आ रही है। यानी कि 4 सीट्स हैं टोटल आपके पास सक्खर के लिए। सक्खर एक बहुत बड़ा आपके पास शहर आ रहा है, मतलब आपके पास बड़े शहरों में से एक शहर है सिंध के अंदर। तो भाई टोटल 4 सीट्स आ रही है कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स के अंदर। देखो, अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे बैठ के जो है ना अफसरदा होना स्टार्ट हो जाए कि सर ये तो ज्यादती है, ये तो मजाक है। देखिए, मजाक इसलिए नहीं है क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज आपके पास सिंध में, मेहरान और एनईडी। अब मेहरान जो है वो इंटीरियर सिंध के बच्चों को प्रेफर करती है, जबकि एनईडी जो होती है वो जो आपके पास देही इलाका है उसको, जो आपका शहरी इलाका है उसको ज्यादा प्रेफर कर रही है। अब ये कोटा सिस्टम है, इस पर कुछ भी आप बोले, मगर जाहिर सी बात है इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगेन देखो, आपके हाथ में ज्यादती का शिकार होना या आपके हाथ में कोसने देना नहीं लिखा हुआ, आपके हाथ में मेहनत है। अलमिया ने आपको मेहनत के काबिल बनाया है। देखो, आपने मेहनत करनी। आप बैठ के ट्विटर के ऊपर हैशटैग चलाते हो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप मेहनत नहीं करोगे। तो आपने मेहनत करनी है, खुदा रे ध्यान में रखो, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी है। मैं आपको बता सकता हूं लास्ट ईयर के अंदर फहीम चन्ना, वन ऑफ माई वेरी ग्रेटेस्ट फ्रेंड, वो था एक सक्खर में बिलोंग करता था। उसने एनईडी के हर डिपार्टमेंट का एडमिशन स्कोर किया था। मेरे बैच का था, आज से 15 साल पहले की बात है। फिर उसके दूसरा भाई था, उसको मैंने पढ़ाया था। उसका एक तीसरा भाई को मैंने पढ़ाया था, वो कंप्यूटर साइंस में भी गए। वो सिविल के अंदर भी उसका एक भाई गया था, एक भाई मैकेनिकल के अंदर भी गया था उसके बाद। तो भाई सक्खर का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, ऐसे नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं होता। असल में देखो, इंटीरियर सिंध के ऊपर सबसे बड़ा जो इल्जाम होता है, मैं इल्जाम तो नहीं कहूंगा, कि वहां पे कहा जाता है कि भाई आपके इंटर की जो परसेंटेजेस होती हैं अच्छी आ रही होती हैं। तो याद रखिएगा, लास्ट ईयर का अगर मैं आपको रेशो बताऊं, लास्ट ईयर 99% बच्चा जो इंटीरियर सिंध से बिलोंग करता था, मीरपुर खास से, सक्खर से, लड़काना से, हैदराबाद से, उन्होंने एनईडी का टेस्ट फेल कर दिया था। हालांकि उनकी इंटर की परसेंटेज 90s के अंदर थी। जबकि सबसे ज्यादा जिस बच्चे ने टेस्ट क्लियर किया था, आखान बोर्ड का बच्चा था। सबसे ज्यादा बच्चा आ खान बोर्ड ने एनईडी का टेस्ट क्लियर किया था। क्यों? क्योंकि भैया उनके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे बिल्डअप पूरे होते हैं। जबकि जो इंटीरियर सिंध का बच्चा होता है, वहां पे एक कॉमन इल्जाम यही है कि वो छपाई करके आ रहा होता है। एक कॉमन इल्जाम है, मैं ये नहीं कहता कि यही होगी, मगर एक पॉइंट इज दैट कि आपको टेस्ट में इसलिए अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपकी इंटर की परसेंटेज तभी काउंट नहीं हो रही ज्यादा। क्या रीजन है कि एनईडी में 60% टेस्ट का वेटेज है? क्योंकि भैया एनईडी को मालूम है कि इंटर, जो कराची का इंटर का बच्चा भी है, वो भी छपाई करके बैठता है। ऐसा नहीं कि नहीं करके बैठता, हमें नहीं पता, कि हमें भी पता है भाई, कराची के अंदर जिन लोगों का ये बोर्ड पड़ता है, आपके पास अल्लाह डिनो कॉलेज के अंदर, इस तरह के कॉलेज के अंदर वहां भी छपाई होती है। मगर अगेन इसीलिए उन्होंने इंटर का वेटेज ही कम कर दिया। उन्होंने टेस्ट का 60% वेटेज इसलिए रखा है कि भैया जो मेहनती बच्चा होगा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा। That's the reason के टेस्ट का वेटेज ज्यादा है। तो भाई, अगर आपकी नंबर ऑफ सीट्स कम भी है, तो आपकी अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा भी है या कम भी है, आपको इसमें परेशान नहीं होना। अब आप खुद सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं, जो बच्चे अभी वो हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा अभी परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, इतनी कम सीट्स हैं। भाई, कराची बोर्ड की अगर सीएस में 77 सीट्स भी है ना, तो भाई कराची की आबादी 4.5 करोड़ से ज्यादा की। अब आप इस बात को जरा सोचिएगा, तो वो वहां पे जो रेशो निकालोगे ना, तकरीबन 4 सीट्स का बनेगा वहां पे भी। तो कराची के बच्चों को खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरी 70 सीट्स अवेलेबल है। नहीं, तुम्हारी 70 सीट्स नहीं है। कराची की आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा की है। तुम 1 करोड़ की आबादी भी लगा लो, उस पर भी अगर तुम्हारे पास 77 सीट्स आ रही है ना, कि जस्ट पीनट्स हैं। तो अगर तुमने मेहनत नहीं करी, तुमने अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तुम्हें सीट नहीं मिल सकती। भाई, लास्ट ईयर अगर हमारे पास सिर्फ 131 बच्चों ने 90+ स्कोर किया, तो सोचो बाकी, मैं बार बार अगर बात करूं तो सोचो बाकी किसी ना किसी और कॉलेज से, किसी ना किसी और पर्टिकुलर इदारे से भी तो 90+ आया होगा। टोटल मिला के 150 बच्चों ने भी अगर 90+ स्कोर किया, तो सोचो 77 टोटल अगर आपके पास सीट्स आ रही थी सीएस के अंदर, तो आप जितनी भी सीट्स आ रही हैं सबको ऐड करो, 77, 60 और 46, तकरीबन 200 बन गया। तो अगर 180 बच्चों ने भी 90+ नंबर लिए हुए थे, तो 180 सीट्स तो सीधे 90+ वालों के पास चली गई। अब आप सोचो लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा। तो जो बच्चे सक्कर बोर्ड से, हैदराबाद बोर्ड से सोच रहे हैं ना, सर हमारी तो 4 सीटें हैं, 2 सीटें हैं, भाई कराची के बच्चे के लिए अगर सीट ज्यादा है तो उसके लिए भी वो रेशो वही बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कराची ज्यादा होंगे ना, उसके लिए भी वही बनेगा। उसके लिए इनफैक्ट डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा होगा। सही है ना भैया? तो ध्यान में रखिए, क्योंकि वहां पे और बेतहाशा अच्छा बच्चा अप्लाई कर रहा होगा। तो आपको मेहनत हर हाल में करनी है। ये नहीं कि कराची बोर्ड का बच्चा खुश होकर बैठ जाए कि भाई मेरी सीट ज्यादा आ रही है। ज्यादा नहीं आ रही, आपको दिख रही है वो ज्यादा, मगर आपके साथ जो कंपटीशन होगा वो उतना ही स्ट्रिक्ट होगा। जरा बात को समझिएगा, अगर सक्खर से टोटल 4000 बच्चा अप्लाई कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो कराची से 20000 बच्चा अप्लाई कर रहा होगा, तो आपके पास कंपटीशन उतना ही होगा, उससे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है भाई?
कोई मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैदराबाद से अगर टोटल 2000 बच्चा अप्लाई कर रहा है तो वहां पे आपके पास लेट्स सपोज 3 सीट्स अवेलेबल है। कराची से अगर 70 सीट्स मौजूद है तो वहां पे 20,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, ये भी देखो 20,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो 20,000 बच्चे का कंपटीशन है वहां पे। तो भाई सीट ज्यादा नहीं है, कंपटीशन उतना ही स्ट्रिक्ट है, उतना ही टफ आ रहा है, ये बात जरा समझिएगा। खुदारा ये बात समझो, अपने आप को झंझोड़ो, ये जानवरों के पीछे मत भागिएगा, नहीं तो बेटा आपकी कुर्बानी होगी फिर। अच्छा भाई, इसी तरीके से फिर आपके पास नवाबशाह बोर्ड की कैटेगरी आ रही है, तो इसके अंदर टोटल सीट 35 आ रही है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हो। लड़काना बोर्ड की आ रही है। अच्छा, नवाबशाह बोर्ड की 22 सीट्स आ रही है, नवाबशाह बोर्ड की टोटल आपके पास 22 सीट्स आ रही हैं। देन आपके अच्छा शहीद बेनजीराबाद आपके पास नवाबशाह का जो न्यू नियम आ रहा है, मेरे ख्याल में वही आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आपके पास तो ध्यान में रखिएगा कि भैया ये आपके पास शहीद बेनजीराबाद की कैटेगरी आ रही है, 22 सीट्स हैं। आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो भाई, मैंने आपको इतनी डिटेल में समझा दिया। तो भाई आपके पास सॉफ्टवेयर में 1 सीट आ रही है, कंप्यूटर साइंस में कोई भी सीट नहीं है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर CS में भी कोई सीट नहीं है, यानी कि नवाबशाह बोर्ड की सिर्फ 1 सीट है। तो अब जाहिर सी बात है, नवाबशाह बोर्ड से टोटल 600 बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है, 1000 बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो उन्हें हर साल जो सीट्स में इजाफा कम किया जाता है, वो कितने स्टूडेंट्स वहां से अप्लाई करें उसकी बेसिस पे होता है मेरा बेटा। अच्छा, आप देखो दूसरी कैटेगरी आ गई भाई, इधर देखो भाई सारे के सारे, ये आ गई आपके पास HSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, कॉमर्स आर्ट्स या फिर आर्ट्स एंड मैथ्स फ्रॉम फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद। यानी कि फेडरल बोर्ड की फिर नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ रही है? 69। वो तमाम बच्चे जो आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए, यानी कि फेडरल बोर्ड से उन्होंने पढ़ा हुआ है, मगर सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। बार बार एक बात बता रहा हूं, रेगुलर कैटेगरी के अंदर सिर्फ वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जितनी भी आर कैटेगरीज आ रही है, R1A, R2, R1B, R1C, R1D एंड सो ऑन, जिनके पास सिंध का डोमिसाइल होगा। मैं बार बार आपको बात बता रहा हूं, ये बात कोई बंदा नहीं आपको बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं भाई। अगर फेडरल बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट है, अगर डोमिसाइल आपके पास सिंध का नहीं है, सिंध के किसी भी शहर का अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली ये देख लो भाई, जो बच्चे कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपने डीजे साइंस कॉलेज से पढ़ो, आदमजी कॉलेज से पढ़ो, सारी जिंदगी की तालीम अभी कराची बोर्ड से हो, मगर अगर आपके पास डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो आप R1A कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप डोमिसाइल चेंज नहीं कर सकते। डोमिसाइल चेंज करना 3 साल का जेल की सजा, मैं पहले आपको बता रहा हूं, डोमिसाइल चेंज नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा कि भैया सिंध की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिस सिंध का डोमिसाइल होल्डर है वो अप्लाई कर सकता है, ये कानून है इस मुल्क का। तो आप अगर सिंध का डोमिसाइल नहीं रखते, यू कैन नॉट अप्लाई इन द रेगुलर कैटेगरी, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर आपके पास फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो फेडरल बोर्ड की टोटल 69 सीट्स आ रही हैं। अच्छा, कौन कौन सी आ रही हैं? अभी आपके पास सिंपल तरीके से आपके पास 4 सीट्स आ रही हैं सिविल के अंदर, फिर सिविल अर्बन। तो आप एक काम कर सकते हो भैया, अपने पास ये हाईलाइटर लगा के आप चेक कर सकते हो भैया। जैसे कि हमारे पास सिंपल तरीके से मुझे दिख रहा है कि अल्लाह भला करे, मेरे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे 2 सीट्स गिवन है। अच्छा भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी मेरे पास कितनी आ रही है? 2 सीट्स आ रही हैं। जबकि कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे पास कितनी आ रही है? 8 सीट्स आ रही है। कंप्यूटर साइंस में कितनी आ रही है? 8 सीट्स आ रही है। इसी तरीके से मेरे पास 4 सीट्स आ रही है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइटर लगा के इसको चेक भी कर सकते हो ताकि आपके पास एक एक आ जाए। अच्छा, इसी तरीके से भैया आपके पास, चूंकि उनको पता है कि भैया नॉर्मली जो फेडरल बोर्ड का बच्चा होगा वो थर्ड कैंपस में कंप्यूटर साइंस उसकी 2 सीट्स दी हुई है, जबकि सिविल के अंदर 1 सीट दी हुई है। उनको पता है कि थर्ड कैंपस के अंदर सिविल मैनेजमेंट के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर ये नॉर्मली बच्चा नहीं जा रहा होगा, तो उसके नंबर उन्होंने खुद ही कम रखी है ताकि उनको आइडिया हो सके। तो आपके पास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनकी 69 टोटल सीट्स आ रही हैं हमारे पास। फेडरल बोर्ड के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, आखान बोर्ड के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। तो याद रखिएगा भैया, इस पे कंपटीशन लेवल और ज्यादा होता है। तो अगर आप कराची बोर्ड से बिलोंग नहीं करते, आपकी नंबर ऑफ सीट्स कम होंगी, तो आपको आपका मेरिट 90+ का अगर बनेगा ना, तो आपको कोई अच्छी फील्ड मिल रही होगी, पहले बता रहा हूँ। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। वो बच्चे जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे ना, सर ये जो आपने मेरिट लिस्ट दी है तो कराची बोर्ड की होगी ना, इसके अलावा हमारा मेरिट क्या होगा? आपका मेरिट बहुत सिंपल है, आपको भैया 90+ का मेरिट लेकर आना है, 90+ एग्रीगेट, तभी आपको कोई अच्छी फील्ड मिलेगी। अच्छा, इसी तरीके से जो बच्चे आखान बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इनकी नंबर ऑफ सीट्स है 89। इनकी नंबर ऑफ सीट्स 89 आ रही है। इनकी देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 1 सीट है, इनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2 हैं, और आपके पास सिंपल तरीके से जो इनकी कंप्यूटर साइंस में 7 सीट्स हैं, और बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर सीट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, आप उसको चेक कर सकते हो, फिर खुद से पढ़ सकते हो। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड ऑफ आखान के हैं उनकी 9 सीट्स हैं। जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आखान के हैं उनकी पर्टिकुलरली आपके पास 5 सीट्स हैं। CS के अंदर 2 सीट्स आपके पास, फिर जो भी आ रहा है उसके अंदर आपके पास आ रही है, कौन सा आ रहा था? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ रहा था प्री मेडिकल के बच्चों के लिए, सो ऑन, उसके अंदर उनकी 2 सीट्स एंड सो ऑन। तो प्री मेडिकल फ्रॉम द आखान बोर्ड की टोटल 9 सीट्स आ रही हैं, सही है ना भैया? सॉरी, प्री मेडिकल फ्रॉम द आखान बोर्ड टोटल 22 सीट्स आ रही। तो ध्यान में रखिएगा भाई, मैंने चूंकि आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, तो भाई जाहिर सी बात है, अभी आप उसको खुद भी देख सकते हो। अच्छा, जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड से आ रहे होते हैं ना, उनकी सिर्फ 25 सीट्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको भी पता है आप ज़ियाउद्दीन में क्यों गए थे, हमें भी पता है, और जो NIT के अंदर एग्जामिनर्स बैठे हैं उनको भी पता है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड पूरे पाकिस्तान का इंतहाई माठा बोर्ड है। जब बच्चों का टेस्ट फेल हो जाता है ना इंटर का, तो आपने अक्सर कमेंट्स देखे होंगे, आपके पास आ जाते हैं भाई पहले साल और दूसरे साल के पेपर कंबाइन देने के लिए। तो ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर 25 सीट भी ज्यादा दी हुई, हर साल फिल भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बच्चा टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता ज़ियाउद्दीन बोर्ड का। ज़ियाउद्दीन बोर्ड का बच्चा टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता।
ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भाई उनको पता है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड में हरकतें क्या होती हैं। ज़ियाउद्दीन बोर्ड में जिस बच्चे का इंटरमीडिएट फेल हो जाता है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड में वो जा रहा होता है। तो ज़ियाउद्दीन बोर्ड की सीट्स इसलिए कम दी हुई है, खाली आपके पास एक एक सीट आ रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, जबकि आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, CIS के अंदर कोई भी सीट नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर में भी कोई सीट नहीं है, कंप्यूटर साइंस के अंदर सिर्फ 2 सीट्स हैं, सही है ना। अब बेतहाशा बच्चा ज़ियाउद्दीन बोर्ड पे जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि उसने इंटरमीडिएट जो बोर्ड होता है वो कहता है कि भाई इससे मेरा रिजल्ट नहीं आया, ज़ियाउद्दीन बोर्ड से निकाल लूंगा, 80+ % लेकर आ जाऊंगा, गारंटीड रिजल्ट होता है, क्योंकि ज़ियाउद्दीन वालों का हमें भी पता है भाई, इसलिए जाता है। खैर, अच्छा भाई, इसके अलावा फिर ए लेवल्स का आ गया। ए लेवल्स की सीट सबसे ज्यादा है, 151 सीट्स आ रही हैं। तो ए लेवल्स के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों क्या ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट होगा अगर ए लेवल्स का रिजल्ट अवेलेबल नहीं होगा। और सेकेंडली 60% टेस्ट का वेटेज है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ए लेवल्स वाले बच्चे, हमें मालूम है आप कहां पे वीक होते हो, आपने मैट्रिसेस के अंदर आप वीक हो, सीक्वेंस सीरीज के अंदर आप वीक हो, कैलकुलेटर के बगैर मसले होते हैं, हमें मालूम है। तो भाई आपका हम कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे एनईडी राउंड 1 के लिए भी, और आपको राउंड 1 भी देना चाहिए, राउंड 2 भी देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, 151 सीट्स हैं रेगुलर कैटेगरी के ऊपर, 3 सीट्स आ रही है सिविल के अंदर, 4 आ रही है अर्बन के अंदर, 3 आ रही है पेट्रोलियम के अंदर, फिर 3 आ रही है कंस्ट्रक्शन के अंदर, 10 आ रही है मैकेनिकल के अंदर, 4 आ रही है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर, IM में 5 आ रही है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ऑटोमोटिव में 3 आ रही है, इलेक्ट्रिकल में 8 आ रही है, और टेलीकम्युनिकेशन में 3 आ रही है, फिर 2 आ रही है कंप्यूटर साइंस के अंदर, CIS के अंदर 2 आ रही है कंप्यूटर साइंस के अंदर, मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, या 2 ही आ रही है, सही है, आई वाज राइट। देन 5 आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वेरी गुड फील्ड, अगर CS की कोई फील्ड नहीं आपको ऑफर होती तो फिर आप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाओ, मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। अच्छा भाई, इसके अलावा फिर 6 आ रही है आपके पास केमिकल के अंदर, 6 आ रही है, फिर आपके पास पर्टिकुलरली 2 आ रही है मटेरियल्स के अंदर, फिर मेटलर्जी के अंदर 2 आ रही है, फिर 4 आ रही है पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम के अंदर, 2 आ रही है फूड के अंदर, 5 आ रही है बायोमेडिकल के अंदर, फिर सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास 7 आ रही है, 12 आ रही है कंप्यूटर साइंस के अंदर, 4 उसके अंदर आ रही है, फिर 13 आपके पास कंप्यूटेशनल फाइनेंस के अंदर आ रही है, और फिर इस तरीके से आपकी बाकी सीट्स आ रही हैं आपके पास, एंड सो ऑन। सही है ना भाई। तो आप अगेन भाई, मैंने एक आपको और कैटेगरी का समझा दिया, तो आप बाकी खुद भी चेकअप नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जो ए लेवल्स प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनकी टोटल 22 सीट्स हैं। ए लेवल्स प्री मेडिकल वालों की टोटल 22 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास 6 हैं। अच्छा, पहले पिछले सालों के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिकल वगैरह की इजाजत भी दी थी, मगर PEC ने उसको मना कर दिया, तो अब सिर्फ इन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दी भी ऑफर कर रहे हैं, और कंप्यूटर की फील्ड ऑफर कर रहे हैं प्री मेडिकल के बच्चों को। प्री मेडिकल का टेस्ट प्रॉपर आपके मेडिकल का टेस्ट होते, तो आप हमारे प्री मेडिकल के बैच के अंदर होगा, जहां पे आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश हम कंप्लीटली कवर अप करवा रहे होंगे। अच्छा, ए लेवल्स कॉमर्स वालों की टोटल 7 फील्ड्स आ रही है, ए लेवल्स आर्ट्स वालों की टोटल 4 फील्ड्स आ रही है, सही है ना भैया। अच्छा, अब जरा इन कैटेगरीज को समझते हैं। वो तमाम बच्चे, अब देखो ये R5 कैटेगरी की है। अब ये वाली जो कैटेगरीज है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुदारा इनको जरा समझिएगा। रेगुलर की मजीद कैटेगरीज कौन सी हैं, ये एडिशनल कैटेगरीज हैं, इनमें कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, कॉमर्स पढ़ी हुई है, आर्ट्स पढ़ी हुई है, आर्ट्स एंड मैथ्स पढ़ी हुई है, फ्रॉम दी बोर्ड अदर देन कराची, आगा खान, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, ज़ियाउद्दीन, फेडरल एंड फॉरेन एग्जाम। यानी कि अगर आपने इन तमाम बोर्ड्स के अलावा आपने कोई और एग्जाम दिया था और आपका स्टिल सिंध का डोमिसाइल है, देखो आर कैटेगरी के अंदर, बार बार बता रहा हूं, आर कैटेगरी में सिर्फ सिंध का डोमिसाइल बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो अगर तो आपका कोई भी और कैटेगरी थी और कोई भी आपने, लेट सपोज आपने कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम दिया है, मगर वो एग्जाम कराची बोर्ड से नहीं दिया, आगा खान बोर्ड से नहीं दिया, हैदराबाद से नहीं दिया, मीरपुर खास से नहीं दिया, सक्कर से नहीं दिया, लाड़काना से नहीं दिया, नवाबशाह से नहीं दिया, ज़ियाउद्दीन से नहीं दिया, फेडरल से नहीं दिया, ना आपने फॉरेन एग्जाम दिया, ना आपने, यानी कि ए लेवल्स का मतलब है फॉरेन एग्जाम, क्योंकि ए लेवल्स का एग्जाम होता है कैम्ब्रिज का होता है ना भैया, तो यानी कि आपने वो नहीं दिया। उसके अलावा स्टिल आपने कोई ना कोई आपने एग्जाम दिया, लेट सपोज सिंध के कोई इजला का कोई एग्जाम का नाम है, मैं लेट सपोज थर बोर्ड है, कोई थर बोर्ड है सिंध के अंदर, आपने लेट सपोज थर बोर्ड से अपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के पेपर दिए। अब ये इन तमाम बोर्ड्स के अलावा है जो यहाँ पे मेंशन है, और स्टिल आपके पास सिंध का डोमिसाइल है, तो फिर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, R5 की कैटेगरी के अंदर, और इसमें टोटल 11 सीट्स आ रही है, सही है ना भाई। इसी तरीके से अब देखो R6 कैटेगरी का मतलब क्या है, रूरल एरियाज ऑफ सिंध डिवीजन कराची, यानी कि देखो कराची के मजाफाती इलाके, कोई बच्चा लियारी के अंदर रहता है, कोई बच्चा लेट सपोज गुड अद्दू कराची का कोई बाहर का इलाका है, कोई कराची के बिल्कुल बाहर का एरिया है, कोई कराची का मजाफाती इलाका है, औरंगी टाउन है, लेट सपोज औरंगी टाउन इज नॉट अ डेवलप्ड एरिया ऑफ द कराची, आप औरंगी टाउन में रहते हो, या आप लियारी में रहते हो, या मलीर के किसी गोट में रहते हो, तो ऐसे बच्चों को एनईडी ने मौका दिया हुआ है कि भाई आप जहां पे नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आप इस R6 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी टोटल 6 सीट्स गिवन है, या एडिशनल कैटेगरी है, सिर्फ इसमें अप्लाई मत करिएगा भाई, अगर आपने कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लिया आपको एडमिशन नहीं मिल सकेगा, आपकी सीट ही नहीं अवेलेबल होगी वहां पे फिर। अच्छा, जो बच्चे
एनईडी यूनिवर्सिटी के टीचर्स के बच्चे, यानी कि भाई आपके वालिदैन अगर एनईडी में पढ़ा चुके हैं या पढ़ाते हैं, तो ऐसे बच्चों की टोटल 37 सीट्स हैं, तो एडिशनल कैटेगरी है R7A की, इसमें अप्लाई करिए। जो नॉन टीचिंग स्टाफ के स्टूडेंट्स हैं उनकी 36 सीट्स हैं। आपके वालिदैन एनईडी के अंदर कोई काम करते हैं, कोई लैब असिस्टेंट है, कोई प्यून है, कोई भी XYZ रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी फाइनेंस के अंदर काम करते हैं, कोई भी टीचर्स के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर आते हैं, तो R7B कैटेगरी है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, इसकी 4 कैटेगरी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का मतलब क्या है कि भाई आपने इस मुल्क को कहीं पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, आपने स्टेट लेवल के ऊपर या कंट्री लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या आपने पर्टिकुलरली कंट्री लेवल के ऊपर अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, तो फिर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, ये कैटेगरी बहुत टफ होती है, क्योंकि आपको लग रहा होगा सिर्फ आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, मगर ए लेवल का जो बहुत बच्चा होता है, जो सिंध का जो दूसरे कॉलेज का जो बच्चा होता है, वो बहुत सा बच्चा ऐसा होता है जो कि भाई डिफरेंट बैडमिंटन के अंदर, फुटबॉल के अंदर, टेबल टेनिस के अंदर पाकिस्तान भर में खेल कर आया होता है। तो इसमें फिर जो बच्चे अप्लाई करते हैं, इसमें एक लिस्ट बनती है। लेट्स सपोज किसी बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, किसी बच्चे ने स्कूल में खेला होगा, स्कूल में टेबल टेनिस खेला था, वो भी अप्लाई करके बैठा होगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। जिस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में खेला होगा, ऑब्वियसली उसका मेरिट आपसे ऊपर जाएगा, उसको आपसे ऊपर रखा जाएगा। जिस बच्चे ने फिर आपके पास स्टेट लेवल पे खेला होगा, सिंध लेवल के ऊपर, फिर उसको उससे ऊपर रखा जाएगा। जिस बच्चे ने कंट्री लेवल पे खेला होगा, सबसे ऊपर जाएगा, स्टेट लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल पे खेला होगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ 4 सीट्स हैं, और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है। तो भाई इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह मौजूद है, आप अप्लाई करिए। अच्छा, देन हमारे पास आते हैं नॉमिनीज ऑफ डिनशॉ फैमिली। एनईडी यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर नादिर शाह एडल शाह डिनशॉ। तो भाई जो एनईडी को क्याम करने वाले थे, उनका नाम था नादिर शाह एडलजी डिनशॉ। ये उस वक्त के रोहिणी रवाद है जिन्होंने एनईडी के अंदर सबसे मेजर डोनेशंस दी थी एनईडी को क्याम करने के लिए 1921 के अंदर। तो जाहिर सी बात है, इनकी फैमिली की रिस्पेक्ट के अंदर आज भी इनकी नंबर ऑफ सीट्स रखी जाती हैं। ऑल्दो पारसी कम्युनिटी अब पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है, मगर स्टिल अगर इनकी कम्युनिटी का आज भी कोई बंदा अप्लाई करे, अगर आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यू कैन अप्लाई। इसी तरीके से एलईजे फाउंडेशन, इनके नॉमिनीज की 6 सीट्स हैं। एलईजे फाउंडेशन कौन थी भाई? एनईडी का जो कैंपस है ना, जो इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, अगेन ये बहुत अच्छा कैंपस है। ये आगा खान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, और ये बहुत महंगी जगह थी जो कि एलईजे फाउंडेशन ने एनईडी को डोनेट करी थी। तो आज भी इस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट के लिए एनईडी यूनिवर्सिटी क्या करता है, इन बच्चों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी कम्युनिटी के लिए सीट्स अलग से मुख्तस करता है कि भाई इन्होंने जाहिर सी बात है बहुत बड़ी डोनेशन दी थी एनईडी को। तो एलईजे फाउंडेशन की बायोमेडिकल के अंदर 2 सीट्स हैं, देन एक सीट फूड इंजीनियरिंग फूड डिपार्टमेंट में आ रही है, देन एक आपका पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम में आ रही है, और फिर बाकी इस तरह से सीट्स इनकी आ रही हैं। अच्छा, यूईटी पेशावर की सीट्स का मतलब ये कि अगर आपने यूईटी के ईकेट का टेस्ट क्लियर करा, अगर आपने ईकेट का टेस्ट क्लियर करा हुआ है और ईकेट की टेस्ट की बेसिस पर अगर आप एनईडी में अप्लाई करते हो और ईकेट के जो उनका एडमिशन ऑफिस है वहां से आप लेटर लेकर आ जाते हो, तो इसकी आपके पास टोटल 2 सीट्स आ रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का मतलब ये कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से आपको लेटर लाना पड़ेगा। उनकी 4 सीट्स हैं। नॉमिनीज ऑफ फाटा का, अब फाटा चूंकि केपीके में जम हो चुका है, तो अगर आप, और 18 सीट्स हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो अगर आप केपीके की एजुकेशन डिपार्टमेंट से, अगर आपका डोमिसाइल लेट सपोज सिंध का है, बट आपके कोई अबाव अजदाद फाटा में रहते थे, केपीके में रहते थे, या फिर लेट सपोज आपकी एजुकेशन फाटा से हुई है, तो भाई आप केपीके में अगर रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां के एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेटर लेकर आ जाएंगे, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर का भी यही मतलब है। गिलगित बल्तिस्तान की टोटल 28 सीट्स अवेलेबल है, यानी कि भाई जो गिलगित बल्तिस्तान की एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको लेटर लाना पड़ेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसकी 1 सीट अवेलेबल है। फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की 5 सीट्स अवेलेबल है। अगर आपकी फैमिली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रहती थी या रहती रही है, या कोई फैमिली वहां पे मौजूद है, आप सिंपल तरीके से उसको प्रूफ शो करोगे, आपको मिलेगी। इसके अलावा भैया जाहिर सी बात है, जीएचक्यू आर्मी की तरफ से 9 सीट्स अवेलेबल है भैया, 9 सीट्स मुख्तस हैं। इसके अलावा एनएचक्यू यानी कि नेवी हेडक्वार्टर की आपके पास 1 सीट अवेलेबल है। एयरफोर्स वालों की 1 सीट अवेलेबल है। सिंध रेंजर्स वालों की 1 सीट अवेलेबल है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस वालों की 4 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर आपके वालिदैन वहां पे काम करते हैं तो आप वहां से लेटर ला सकते हो, उसकी 5 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल जो इस दफा रेगुलर कैंडिडेट्स के ऊपर रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं 2400 तकरीबन 80 के करीब, 2483 के करीब की सीट्स अवेलेबल हैं। ये सारी रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। याद रखिएगा, रेगुलर कैटेगरी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है? ओनली 2 स्टूडेंट्स कैन अप्लाई जो उनका डोमिसाइल सिंध का होगा। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा, अब आते हैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर क्या चीज चल रही है भाई? सेल्फ फाइनेंस के ऊपर कराची बोर्ड की 199 सीट्स अवेलेबल है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब क्या है कि भाई रेगुलर के मुकाबले में थोड़े कम मेरिट के ऊपर सीट्स यहां पे आपकी जो फील्ड्स होती हैं क्लोज हो रही होती हैं, मगर टेस्ट से पहले कितने पैसे जमा करवाने हैं? 8 लाख रुपए टेस्ट से पहले सबमिट करवाने हैं। हाँ, कल को सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन नहीं लोगे तो पैसे पूरे वापस हो जाएंगे, सही है। अच्छा, SF1AS आपकी तमाम बोर्ड्स की जो कैटेगरीज होंगी ना, वो SF1A, SF1B, SF2A, SF3A, स्पॉन्सर की कैटेगरी का नाम होता है SF11, वो अलग से बताऊंगा, सही है ना भाई। अच्छा, तो जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कराची बोर्ड के प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं,
या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स एंड मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो भाई ऐसे तमाम बच्चों की जो टोटल सीट्स है 199 है, इसके अंदर मैकेनिकल में 35 हैं। अच्छा, इन्होंने यहां पे क्या काम करा है, यहां पे देखो इन्होंने रेगुलर के ऊपर जो है ना प्री मेडिकल वालों को सीट्स नहीं दी थी इंजीनियरिंग की, मगर यहां पे या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर एनईडी ने सेल्फ के ऊपर प्री मेडिकल वालों को जो है ना इंजीनियरिंग की फील्ड ऑफर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एनईडी ने, अगर आपने वो वाला देखा हो, आई वॉज डैम श्योर कि उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया। हाँ देखो ना भाई, यहाँ पे इन्होंने देखो रेगुलर के ऊपर प्री मेडिकल वालों को सीट्स नहीं दी हुई थी कराची बोर्ड से, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने प्री मेडिकल वालों को रेगुलर के ऊपर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर इंजीनियरिंग की सीट्स ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब एनईडी कह रहा है कि भाई प्री मेडिकल वाले को अगर इलेक्ट्रिकल में जाना है, दूसरी किसी फील्ड में जाना है विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथ्स एग्जाम, तो भाई वो फिर सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करे। अच्छा, जो बच्चे एडिशनल मैथ्स वाले हैं, आप रेगुलर कैटेगरी ऑफ प्री इंजीनियरिंग पे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे देखो, ये टाइपिंग मिस्टेक मुझे नहीं लग रही टाइपिंग मिस्टेक है, ये इन्होंने एनईडी ने क्या करा, रेगुलर के ऊपर प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकता, मगर सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ फाइनेंस पे ऑब्वियसली पैसे देते हो, ज्यादा पैसे देते हो, तो जाहिर सी बात है भैया, अगर आपको ज्यादा पैसे दोगे तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने देखो प्री मेडिकल वाले बच्चों को ऑप्शन दिया हुआ है। अब छोटी छोटी बातें जो मैं आपको साथ साथ देख के बता रहा हूँ, देखो सिविल के अंदर 4 सीट्स हैं, अर्बन में 6 हैं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में 2 दी है, मैकेनिकल में 35 दी हुई है, टेक्सटाइल में 6 दी हुई है, आईएम में 16 दी हुई है, ऑटोमोटिव में 2 दी हुई है, इलेक्ट्रिकल में 44 दी हुई है, टेलीकम्युनिकेशन में 3 दी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 19 दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 19 दी है, केमिकल में 3 दी है, इसके अलावा आपके पास फूड में 2 दी है, बायोमेडिकल में 2 दी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 10 दी है, कंप्यूटर साइंस में 18 दी है, इसमें एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, उसमें 18 दी है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस में 4 दी है, टोटल 199 दी है। जबकि एचएससी प्री मेडिकल फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची, यानी कि उनकी अलग से भी दी हुई है 21, यानी कि भाई जिन्होंने प्री मेडिकल इंटरमीडिएट बोर्ड एजुकेशन कराची से करा उनकी अलग से भी दी हुई है। अब मैं समझने से कासिर हूं कि भाई इन्होंने ऊपर क्यों लिखा, ऊपर इन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड जाते ऑफर कर रहे हैं, और नीचे अलग से अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे इन्होंने कितने दिए, बायोमेडिकल में 12 दिए सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, और कंप्यूटर के ऊपर 8 दिए। यानी कि इसका मतलब तो ये होगा, प्री मेडिकल कराची बोर्ड का बच्चा है, ऊपर वाली सीट्स पे भी कंपीट कर सकते हैं, नीचे वाले भी कर सकते हैं, उसको 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अब ये एनईडी ने बच्चों को कंफ्यूज करा हुआ है, आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पे एनईडी ने तो कंफ्यूज करा, या तो एनईडी कह रहा है कि भाई जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस और प्री मेडिकल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर वाली इंजीनियरिंग की फील्ड्स के लिए भी एलिजिबल होंगे, और जो नीचे अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्री मेडिकल के जो बच्चों की अलग से सीट्स हैं उसके ऊपर भी आ रहे हैं। सही है ना, यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर 8 सीट्स इनको दी हुई है, तो अब ये देखो भैया 8 फीस इन्होंने दी हुई है। अच्छा, जो बच्चे हैदराबाद बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनकी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर 18 सीट्स हैं, 2 सीट्स आ रही है कंप्यूटर में, एक आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर, और एक ही आपके पास आ रही है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। मीरपुर खास बोर्ड की ऐसे आपके पास 14 आ रही है सीट सेल्फ के ऊपर, जिसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ से सखर की इस तरह 14 आ रही है, लड़काना की 13 आ रही है, नवाबशाह की 8 आ रही है। जो बच्चे आपके पास क्या है फेडरल बोर्ड के आ रहे हैं, तो उनकी 22 सीट्स आ रही है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, उनकी 22 सीट है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर 6 आ रही है, सॉफ्टवेयर में कोई भी नहीं है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 1 आ रही है। जो बच्चे आगा खान बोर्ड के आ रहे हैं उनकी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर टोटल 29 सीट्स आ रही हैं, जहां पे आपके पास 7 आ रही है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, 1 आ रही है सॉफ्टवेयर के ऊपर, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर 2 आ रही हैं। ज़ियाउद्दीन बोर्ड वालों की सिर्फ 3 सीट्स आ रही हैं। अच्छा भैया, जो बच्चे ए लेवल बैकग्राउंड के उनकी 82 सीट्स गिवन है, उनकी 82 सीट्स गिवन है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, ये SF4A में वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो भाई उनकी कितनी 82 सीट्स है, और यहां पे भी देखो प्री मेडिकल लिखा हुआ है, इसका मतलब एनईडी ने जानबूझ के लिखा है। तो प्री मेडिकल के बच्चे को एनईडी जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स ऑफर कर रहा है वो सेल्फ के ऊपर ऑफर कर रहा है, नॉट ऑन दी रेगुलर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने का शौक है, क्योंकि ये भी कंप्यूटर की सब फील्ड्स के अंदर मेन फील्ड्स के अंदर आती हैं, भाई कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल से निकली है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में वैसे ही आ सकता है। तो अगर आपको कंप्यूटर ऑफर नहीं होती, आप इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाह रहे हो, तो एनईडी कह रहा है आओ, बिल्कुल आओ, मगर आप सेल्फ के ऊपर आओगे, रेगुलर पे अप्लाई नहीं कर सकते हो हमारे पास। तो भाई यहाँ पे देखो 10 सीट आगे मैकेनिकल की, 12 इलेक्ट्रिकल के अंदर है, कंप्यूटर साइंस में उन्होंने 3 दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 दी हुई है, फिर आपके पास अल्लाह भला करे 3 दी हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, और 16 दी हुई है कंप्यूटर साइंस के अंदर, एआई वगैरह के अंदर। और जो बच्चे 12वां ग्रेड या फिर अदर इंस्टीट्यूशन प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस उन्होंने लुगेडिन पाकिस्तान से करा हुआ है, उनकी भी 9 सीट अलग भी दी हुई है। यानी कि अगर आपने थ्रू आउट पाकिस्तान, अब देखो इस कैटेगरी को समझो, ये कैटेगरी पहले नहीं थी SF4B की। इस कैटेगरी का मतलब ये कि भाई आपने लेट सपोज लाहौर बोर्ड से पढ़ा है, आपने पंजाब बोर्ड से पढ़ा हुआ है, आपने भावलपुर बोर्ड से पढ़ा है, बट आपके पास डोमिसाइल सिंध का है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेल्फ फाइनेंस SF4B में अप्लाई कर सकते हो, ये उनकी कैटेगरी आ रही है। सही है आपके पास पर्टिकुलरली। अच्छा, जो बच्चे इन तमाम बोर्ड्स के अलावा कराची, आगा खान, हैदराबाद, मीरपुर खान, सक्कर, लड़काना, नवाबशाह यानी कि शहीद बेनजीराबाद, ज़ियाउद्दीन, फेडरल या फॉरेन एग्जाम्स उन्होंने नहीं दिया हुआ, और इसके अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मगर उनका डोमिसाइल सिंध का है, तो इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे होंगे, डेट विल बी SF5।
सही है ना भैया। अच्छा, ए लेवल्स प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस आर्ट्स लोकेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि अगर आपने ए लेवल्स पाकिस्तान के बाहर बैठ के दिया हुआ तो उनकी 10 सीट्स आ रही हैं। सही है ना भैया। अगर आपने 12वीं के एग्जाम पाकिस्तान से बाहर के किसी उससे दिए हैं तो उनकी टोटल 4 सीट्स, यानी कि आप सऊदी अरब में रहते थे, आप अमेरिका में रहते हो, बहुत सारे बच्चे वहां पर टेक्सास से भी तैयारी कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चा पाकिस्तान से बाहर से बैठा हुआ है, वहां पे फीस बहुत महंगी होती है। कोई बच्चा सोचे सर कोई अमेरिका में बच्चा बैठा हुआ है पाकिस्तान क्यों आके पढ़ेगा, बेटा वहां पे यूनिवर्सिटी की इतनी फीस होती है, लग पता जाता है वहां पे इंसान को। वहां पे जो थकी से थकी यूनिवर्सिटी होती है उसकी $25,000 सेमेस्टर की फीस होती है। $25,000 का मतलब क्या है, 25 को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करो आपके पास एग्जाम की फीस आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि भाई एमबीबीएस स्पेसिफिकली जो मेडिकल के एग्जाम है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो लोग तभी बाहर से पाकिस्तान से आके पढ़ते हैं। क्यों? अब कोई बच्चा मजाक उड़ाए सर वो तो कम उसमें आ रहे हैं, भाई वो फीसेस बहुत महंगी है, अगर वो स्कॉलरशिप अफोर्ड नहीं कर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो बाहर से यहाँ पे आके पढ़ रहे होते हैं, तो वो एक आपकी बहुत बड़ा चंक लेके जा रहे होते हैं। इसी तरीके से भैया अगर आपका फेडरल बोर्ड का, अगर आपने पर्टिकुलरली फेडरल बोर्ड का आपका लोकेशन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान तो उनकी टोटल 13 सीट्स आ रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन अगर एचईसी किसी फॉरेन कैंडिडेट को नॉमिनेट करता है तो उनकी 8 सीट्स आ रही हैं। अगर अफगान कैंडिडेट आ रहे हैं हमारे पास माशाल्लाह से उनकी 6 सीट्स आ रही हैं। इसी तरीके से एनईडीएन लाइफ मेंबर्स का मतलब है अगर आपके वालिदैन एनईडी से पढ़ के गुजरे थे किसी जमाने के अंदर तो उनकी 15 सीट्स हैं। सही है ना भैया। अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियर्स की औलाद हैं उनकी 4 सीट्स आ रही हैं। अगर आपके वालिदैन प्रोफेशनल आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स हैं उनकी आपके पास 2 सीट्स आ रही हैं। एक्सपेक्टेड इसी तरीके से आपके पास ब्रिटिश फैमिली इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल है, इनकी आपके पास 2 सीट्स आ रही हैं। तो ये आपके पास टोटल सेल्फ फाइनेंस की आ रही है। याद रखिएगा सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी सिर्फ वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका डोमिसाइल क्या है, सिंध का है। सिंध का डोमिसाइल अगर नहीं है तो आप ना रेगुलर पे अप्लाई कर सकते हो ना सेल्फ पे अप्लाई कर सकते हो। तो फिर अप्लाई किस पे कर सकते हो, SF11 पे, यानी कि स्पॉन्सर के ऊपर। ये आ गई सबसे काम की चीज भाई। अगर आप सेल्फ फाइनेंस देने का सोच रहे हो ना तो सेल्फ फाइनेंस 8 लाख रुपए है, स्पॉन्सर 11 लाख रुपए। अगर आप स्पॉन्सर पे अप्लाई करोगे तो आपकी सेल्फ वैसे ही कवर अप हो जाएगी, सेल्फ के ऊपर जैसे आपको टेक लगाना होगा। तो सेल्फ फाइनेंस जो है ना SF11, इसको जरा समझो, ये है असल गेम यहाँ पर। क्योंकि जो बच्चा सेल्फ पे अप्लाई करता है स्पॉन्सर पे लाजमी तौर पे वैसे ही करता है। तो अगर आप स्पॉन्सर के 11 लाख रुपए सबमिट करवाते हो तो सेल्फ आपकी वैसी कवर हो जाएगी। सही है ना भैया। और इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, डिग्री पे कुछ नहीं लिखा होता। सही है ना भाई। तो स्पॉन्सर के ऊपर एनईडी ने 159 सीट्स रखी हुई है। अब देखो जरा एक मजाक की चीज आपको दिखाता हूं, सबसे मजे की तो नहीं है भाई। एनईडी को ऑब्वियसली यहां से अपनी अर्निंग देखनी है। कंप्यूटर साइंस के अंदर उन्होंने स्पॉन्सर पे रखी हुई है 20 सीटें। सही है। इसके अलावा आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रखी हुई है 15 सीटें और कंप्यूटर साइंस के अंदर रखी हुई 80 सीटें स्पॉन्सर के ऊपर। क्यों? अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो ज्यादती है, रेगुलर के अंदर सीटें कम दी हुई हैं, स्पॉन्सर पे 80 दे दी हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि स्पॉन्सर के ऊपर हर कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे कराची से आप बिलोंग करते हो, सिंध से बिलोंग करते हो, पंजाब से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान के बाहर से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल सिंध का है या नहीं है, स्पॉन्सर के ऊपर हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली सिविल के ऊपर स्पॉन्सर पे 13 सीट्स दी हुई है, मैकेनिकल के स्पॉन्सर पे 15 सीट्स गिवन है, इलेक्ट्रिकल के स्पॉन्सर के ऊपर 14 सीट्स गिवन है और आपके पास पर्टिकुलरली इसी तरीके से आर्किटेक्चर के स्पॉन्सर के ऊपर 2 सीट्स हैं। जबकि सबसे ज्यादा सीटें जो स्पॉन्सर पे गिवन है 80 के करीब की वो है कंप्यूटर साइंस के ऊपर। वो किसमें है? कंप्यूटर साइंस के ऊपर। यानी कि देखो अब स्पॉन्सर के ऊपर प्री मेडिकल का बच्चा भी अप्लाई करता है, क्योंकि सीटी जो है ना, सीटी कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है। तो इसमें प्री मेडिकल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, प्री इंजीनियरिंग का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, चाहे डोमिसाइल सिंध का है या नहीं है अप्लाई कर सकते हो। मगर याद रखिएगा अगर आप 11 लाख रुपए दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा। आपको टेस्ट के अंदर 90+ का एटलीस्ट एग्रीगेट लेना होगा स्पॉन्सर के लिए भी। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्रीगेट लेट सपोज 85 का बन रहा है। अब वो रेगुलर के ऊपर क्या होते हैं, रेगुलर के ऊपर अगर आप कराची बोर्ड पे बिलोंग करते हो 85 के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगी ना कंप्यूटर साइंस मिलेगी, आपको इससे ऊपर का मेरिट होगा। आखिरी बच्चा जो लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर में गया था वो 87+ के ऊपर गया था, आखिरी बच्चा। सिमिलरली आखिरी बच्चा जो कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर गया था 85+ पे गया था। तो जाहिर सी बात है 85 वाले को 84 वाले को कंप्यूटर की कोई फील्ड नहीं मिल रही होती रेगुलर के ऊपर। और जो कराची बोर्ड के अलावा वाले बच्चे उनको तो 90 के एग्रीगेट के ऊपर भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं मिल रही होगी। उनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या 4 है, 6 है, 8 है, 5 है, 2 है, 1 है। तो इसीलिए बच्चा सेल्फ या स्पॉन्सर पे भी अप्लाई करता है। अब सेल्फ के ऊपर तो चलो आपका मुकाबला आपकी अपनी कैटेगरी से है, मगर स्पॉन्सर के ऊपर आपका मुकाबला तमाम कैटेगरीज के साथ है। स्पॉन्सर के ऊपर कराची बोर्ड का बच्चा भी अप्लाई करेगा, लड़काना भी करेगा, नवाब शाह का भी करेगा, फेडरल का भी करेगा, आखान का भी करेगा। इसके अलावा जिनके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है स्पॉन्सर के ऊपर वो भी अप्लाई कर सकता है, स्पॉन्सर पे प्री मेडिकल वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए यहां पे अगर नंबर ऑफ सीट ज्यादा रखी गई है तो भाई याद रखिएगा यहां पे कंपटीशन भी उतने ज्यादा होगा। तो गेम, वो बड़ा मशहूर डायलॉग था ना भाई, गेम जितनी बड़ी होगी खेलने में मजा भी उतना बड़ा आएगा। तो यहां पे मेरिट इसीलिए सबसे ज्यादा होता है। स्पॉन्सर के ऊपर 11 लाख रुपए अगर दे रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हो, नहीं।
भाई 11 लाख रुपए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बेचारे माँ बाप जो होते हैं, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है बच्चा अच्छा पढ़े, तो 11 लाख रुपए बहुत सारे माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। कोई किराए पे चला जाएगा, कोई अपने कोई चीज बेच देगा कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाए। माँ बाप की तो ये ख्वाहिश होती है ना, अपने माँ बाप को भी सताते हो आप, तो भाई उनकी ख्वाहिश नहीं होती है बच्चा अच्छा पढ़ जाए। कोई वालिदैन भी अगर सुन रहे हैं, क्या ख्वाहिश होगी, एक ही बच्चा या बड़ा बच्चा है उसको अच्छी तालीम मिल जाए, तो 11 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं एनईडी के नाम की वजह से। मगर यहाँ पे 11 लाख रुपए देने के ऊपर एडमिशन आपका कंफर्म नहीं होगा जब तक आप 90+ मार्क्स टेस्ट में स्कोर नहीं करोगे, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, बार बार आपको बता रहा हूं। तो स्पॉन्सर पे 80 सीट अगर रखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है लास्ट ईयर जो स्पॉन्सर के ऊपर भी जो मेरिट गया था कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर वो 80 या 80 से प्लस के ऊपर गया था। जहन में रखिएगा इतना कंपटीशन है। तो भाई टेस्ट की तैयारी इसलिए अच्छे से करो, मैं बार बार कह रहा हूं। तुम्हारी नजदीक में कोई ईद नहीं इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कोई आपके लिए जो है ना शादी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है टेस्ट की तैयारी करना। तो ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल चीजें आ रही हैं। तो भाई ये आपके पास क्या है ओवरऑल फील्ड्स। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे डिफाइन बैक कर देता हूं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। एनईडी का जो टेस्ट होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैराथन्स कवर नहीं करनी। आप इंतहाई बेवकूफ हो, अभी से बेटा अपने पास कहीं लिख लीजिएगा, टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते अगर सिर्फ मैराथन्स को कवर करने का सोच रहे हो, पास पेपर्स कवर करने का सोच रहे हो। आपको टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करनी है, क्योंकि एनईडी का टेस्ट होता है कंप्यूटराइज। कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब ये कि भाई आप एनईडी के आपको विजिट करना होगा जिस दिन आपका टेस्ट होगा, उस दिन आपको एक कंप्यूटर के ऊपर आप अपना रोल नंबर डाल के एंटर करते हो, आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। उस टेस्ट में रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको तैयारी अपनी अच्छी करनी है। टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो टेस्ट में फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो टेस्ट में फिजिक्स होगी, कंप्यूटर का पोर्शन होगा, मैथ्स का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन होगा। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो आपके टेस्ट में फिजिक्स होगी, आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके टेस्ट के अंदर बेसिक मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, देन आपके टेस्ट के अंदर अकाउंट्स एंड स्टैट्स का पोर्शन होगा, आपके टेस्ट के अंदर बेसिक इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपके पास 2 तरह के इंग्लिश के पोर्शन होते हैं, फिर बेसिक मैथ्स का पोर्शन होता है, फिर आपके पास बेसिक आपके पास जीके का और बेसिक आपका सब्जेक्ट का पोर्शन आ रहा होता है। हर पोर्शन 4 सब्जेक्ट्स का होता है और ईच पोर्शन कैरी 25 एमसीक्यूज, यानी कि टोटल एनईडी के टेस्ट में एमसीक्यूज होते हैं 100। तो भाई 100 में से आपने कोशिश करनी है 90+ के नंबर लाने की, तभी आपको किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। देखो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए 90+ का आपको पर्टिकुलरली स्कोर करना ही करना है। तो भाई सर कैसे करेंगे? भाई करने के लिए ये बच्चे आप जैसे बच्चे बैठे हैं, भाई इनमें से कोई बच्चा भी जो है ना ऐसा नहीं है कि हम बोले कि भाई उन्होंने पैसा देकर ले लिया, नहीं। ये आप जैसे घरों से आ रहे हैं, कोई पीसीएस का बच्चा होगा, कोई सखर बोर्ड का बच्चा होगा, कोई हैदराबाद बोर्ड का होगा, कोई कराची बोर्ड के टॉप के बच्चे होंगे, 11th के बच्चे थे, कोई प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे थे, आप जैसे घरों से बिलोंग कर रहे हैं। तो भाई तैयारी करने के लिए प्रॉपर तरीकेकार क्या है कि भाई आप लोगों ने प्रॉपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट अपने कोर्स को कवर अप करना है। लाइव क्लासेस के ऊपर ना सिर्फ कोर्स लेना है बल्कि तमाम टॉपिक्स को कवर अप करना है। जो लाइव क्लास कवर अप करोगे उसका साथ ही हम प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद दी वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि क्लास में जो भी टॉपिक कवर होता है, हर सब्जेक्ट में आपको 2 प्रोफेसर मिलते हैं, तो क्लास में जो भी टॉपिक आपको कवर अप करवाया जाएगा उस टॉपिक का साथ ही प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा विद दी रेलेवेंट वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि उस प्रैक्टिस मटेरियल का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। तो आपके पास कंप्लीट प्रैक्टिस जोन अवेलेबल है। जो टॉपिक कवर करो फिर जाकर उसका टेस्ट दो। आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है विद वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा आपके पास फुल लेंथ पेपर्स गिवन है। भाई इतनी मेहनत जब हम करते हैं तभी तो बच्चा कामयाब होता है। मैं आपको इसकी डेमोंस्ट्रेशन दिखाता हूं। तो भाई तैयारी करनी कैसे, जरा इसको और से देखो। आप सिंपल तरीके से गए, आपके पास आपका पोर्टल एप्लीकेशन ऐसे शो होगा। भाई आपको लाइव क्लासेस जो हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है इसमें आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे एनईडी राउंड 1 से पहले एक दफा, फिर एनईडी राउंड 2 के लिए भी कोर्स कवर होगा। इसके अलावा फास्ट के लिए, नस के लिए, जीआईकेआई के लिए, दाऊद के लिए, कराची यूनिवर्सिटी सब के लिए कोर्स कवर अप होगा। तो जैसे आप फिजिक्स के पोर्शन पे गए तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप अगर कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग लेना चाहो तो लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, इस दफा की लाइव क्लासेस की पुराने बैच की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, यानी कि हमारी क्लास में पढ़ाया कर जाता है। जैसे कभी प्रोफेसर रोनाल्ड है फिजिक्स के माहिर प्रोफेसर, तो भाई प्रोफेसर रोनाल्ड ने आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द कवर अप हो सके। तो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस कंडक्ट होती हैं। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं। क्लास के अंदर जो भी प्रोफेसर आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बाद वो आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल शेयर करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। तो हर सब्जेक्ट में आपको 30 प्रोफेसर मिलते हैं जिनका काम क्या है, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करना। यानी कि भाई लेट्स सपोज मेजरमेंट्स का आपने टॉपिक पढ़ा तो आपको ना सिर्फ इसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा बल्कि साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड होता है। यानी कि भाई उसके अंदर जितनी आपको प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस होंगे उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आप जल्दी जल्दी कोर्स कवर अप कर सको। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर दूसरे प्रोफेसर बिलाल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, फिजिक्स के वो प्रोफेसर है। भाई अगर आपका कोई फ्रेंड किसी बेकार और महंगे कोचिंग सेंटर में बैठा होगा ना, बेटा जिस इदारों में पढ़ाते हैं वहां पे एक बच्चे की एप्टीट्यूड की फीस 70,000 रुपए चल रही है, 70,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमारे इदारे में बैठ के पढ़ा रहे हैं।
इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपका कोर्स कवर करवा रहे होंगे, अगेन बेहतरीन प्रोफेसर है, सही ना भाई। जो भी टॉपिक क्लासेस में कवर करवाया जाएगा अगेन आपको पर्टिकुलरली उसका कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल साथ में विद वीडियो सॉल्यूशन वो भी शेयर किया जाएगा। तो आपको प्रोफेसर बिलाल यहाँ साथ में आप क्लास के दौरान अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, लाइव क्लासेस सारी की सारी कंडक्ट होती हैं, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी भाई। इसके अलावा देखो आपके पास अगेन सर बिलाल जाएगी जो प्रैक्टिस मटेरियल होगा, साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। तो आपको हर सब्जेक्ट में यही काम होगा। अगर आप जैसे इंटरमीडिएट आपका कंप्यूटर साइंस से, तो आपको कंप्यूटर की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। केमिस्ट्री के अंदर सेम गोज फॉर ईयर, पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, प्रोफेसर शहयार भी है, प्रोफेसर साद वक्कार भी हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की क्लासेस आपकी कंडक्ट होंगी। तो हर सब्जेक्ट के अंदर यही तरीके कार होगा। पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर शहरियार केमिस्ट्री क्लासेस ले रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे कोलीग हैं, तो हमारे इदारे में बैठ के पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर अप होगी, बड़े बेहतरीन तरीके से आपको केमिस्ट्री पूरी कवर अप करवाएंगे एनईटी के टेस्ट से पहले। अच्छा, जो भी टॉपिक आप कवर अप करोगे, देखो सबसे खास फीचर क्या है, तैयारी तो कहीं से भी कर लोगे, खास फीचर क्या है, लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, प्लस आपके पास लास्ट ईयर की कंप्लीट टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा इस साल के जो हमारे इनिशियल बैचेस थे, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स हो चुका है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। यानी कि भैया आपने लेट सपोज मैथ्स के अंदर कोई टॉपिक पढ़ा, मैथ्स में आपने टॉपिक पढ़ा सिंपल तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज का या रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपके पास इसका कंप्लीट टेस्ट अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन, इसको दीजिए। अगर आप कहते हो कि सर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहता हूं, देखो चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब ये है कि लेट सपोज एक चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट अवेलेबल है। बट अगर आप उस चैप्टर के टॉपिक्स देखो तो हो सकता है चैप्टर के अंदर 20 टॉपिक्स होंगे, तो आप टॉपिक वाइज सिर्फ एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। तो आप सिंपल तरीके से उसके लिए जाओगे एग्जामिनेशन 2025-26 के अंदर, तो यहां पे आपके पास सिंपल तरीके से बाय वीकली टेस्टों के अंदर कंप्लीट टेस्ट का सिलेबस भी अवेलेबल होगा, टेस्ट की पीडीएफ भी अवेलेबल है। सिलेबस क्या था भाई, लेट्स सपोज इस टेस्ट के अंदर हमारे पास कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे भाई। मैथ्स के अंदर आया था स्ट्रेट लाइन, प्रोफेसर आफ्ताब ने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, रोटेशन ऑफ द पॉइंट, रोटेशन ऑफ द एक्सिस। सर आशिम में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर वर्ड परम्यूटेशन का टॉपिक दिया था, टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, और साथ ही इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। यानी लेट्स सपोज मैं टेस्ट के ऊपर गया, इसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, तो हर टेस्ट का आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, इनको लाजमी तौर पे आप दीजिए। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 में मैं गया तो भाई एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा तो मेरे पास कंप्लीट एनईटी के लास्ट ईयर के एफएलपीज आ जाएंगे। इस साल के एफएलपीज हम आपको अलग से देंगे, इस साल के एफएलपीज हम आपको अलग देंगे, ये लास्ट ईयर के एफएलपीज भी आपके प्रिपरेशन के लिए गिवन है विद सॉल्यूशन, ताकि आपको आइडिया हो सके कि भाई आपकी तैयारी कहां पे है। और इसमें सारे के सारे ऑथेंटिक पेपर्स एनईटी के मौजूद होंगे, एनईटी के सारे ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन मौजूद होंगे। इसके अलावा आपको मल्टीपल पास्ट पेपर ऑथेंटिक कवर अप करवाते हैं। सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करोगे फेल होगे, आपको पहले प्रॉपर तैयारी करनी है, साथ साथ क्लासेस में आपको प्रॉपर पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर यही काम होगा। इंग्लिश के अंदर चाहे मैथ्स हो, मैथ्स के अंदर भाई प्रोफेसर आफ्ताब भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, हर सब्जेक्ट में यही काम होगा। तो आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होंगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। तो भाई इसीलिए हम आपको एक एक चीज कवर अप करवाएंगे। तो भाई अगर हमारी इतनी मेहनत होती है, इसके अलावा जाहिर सी बात है हम आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस अवेलेबल होता है प्रोफेसर हंसला बुखारी का। आपको अपना कोई शेड्यूल बनवाना है, कोई शेड्यूल समझना है, आप उसके लिए प्रोफेसर हंसला बुखारी को कर सकते हो, ये हम एक एक्स्ट्रा फीचर देते हैं। आपको चैट करने के लिए पोर्टल के ऊपर भी चैट कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहां पर भी चैट कर सकते हो। लाइव क्लासेस आप सिर्फ हमारे पोर्टल के जरिए ले सकते हो। अब हमारे पोर्टल के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए आपको हम उसका आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके जरिए आप लाइव क्लासेस को ले रहे होते हो। तो भाई ये तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं, अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी कामयाब हो सकते हैं भैया, आप भी प्रॉपर तैयारी करेंगे हमारे साथ बैठ के। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो एनईटी में कंपटीशन क्या है। अगर अब भी आप नहीं समझोगे, आप जाती कर रहे हो अपने साथ, अगर अभी भी आप किसी संगीत की प्रैक्टिस कर रहे हो अपने खानदान वालों की शादियों के लिए, अगर आप अभी भी बैठ के डांस की स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी भी बैठ के आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि कुर्बानी पे जानवर का लेकर आना है, तो बेटा जिंदगी में याद रखिएगा आप ही फिर गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हो। मेहनत या सक्सेस कभी भी जो है ना लक्स के जरिए नहीं आती भाई, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको लगता है कि भाई ये बच्चों को लक थी इनके साथ, तो मादर के साथ लक नहीं थी भाई, ये मेहनत थी। तो अगर आप मेहनत करोगे तभी कामयाब होगे। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, मुझे अक्सर एक चीज बड़ी पसंद है, हमेशा बच्चों को कहता हूं, डिफीट इज एन ऑर्फन व्हाइल विक्ट्री इज मैनी फादर। शिकस्त यतीम होती है मगर जीत कई बाप होते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि भाई जब आप नाकाम होते हैं ना, तो आपको हर कोई जो है ना बैठ के जलील करता है, बैठ के ताने देता है कि ये तो कामयाब ही नहीं सका। यकीन मानिए लास्ट ईयर इंटरमीडिएट बोर्ड से हजारों बच्चों का एनईटी का टेस्ट फेल हुआ था। स्पेसिफिकली 90% बच्चों का जो इंटीरियर से बिलोंग करते हैं उनका एनईटी का टेस्ट फेल हुआ था। कराची बोर्ड के 70% बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया था, मगर 40% बच्चों ने 30% प्लस बच्चों ने टेस्ट फेल किया था। जबकि आ खान बोर्ड से 90% बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, बस पॉलिश करना होता है उनको। तो भाई एनईटी का टेस्ट हर साल टफ से टफ होगा, टफ से टफ होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। एनईटी के टेस्ट में 60% वेटेड आपके टेस्ट का है, तो टेस्ट जितना अच्छा दोगे उतनी अच्छी कामयाबी हासिल करोगे। दोनों राउंड्स
को देना कंपलसरी है, मेरी नजर में दोनों नॉट्स को देना कंपलसरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो भाई टेस्ट की तैयारी प्रॉपर करनी है। तो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एनईडी की, आपकी दाऊद की, फास्ट की, कराची यूनिवर्सिटी की, यूआईटी की, डीएचए सोफा की, आप जितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे सबकी तैयारी कवर अप होगी, चाहे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से। उसके लिए आपने न्यू बैच का हिस्सा बनना है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।